देखो, जैसे हम लोग फॉलेट के बारे में पढ़े थे कि फॉलेट क्या है, फॉलेट फॉर्मल थिंकर है, हम लोग पढ़े थे कि फॉलेट क्या है, फॉर्मल है, पढ़े थे। लेकिन एल्टन में वो क्या है, एल्टन में इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल थिंकर है, बार बार देख लो, ये इनफॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज्यादा अपने जो स्टडी किया ना, इन्होंने ह्यूमन के ऊपर ही स्टडी किया, इसलिए इनको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी बुलाते हैं, इनके थ्योरी को। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इनका ऑर्गेनाइजेशन का हॉथरन का नाम नहीं लिखी हूँ, हॉथरन नहीं लिखी ना, कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ लिखने में। मैं रात में मॉडिफाई की हूँ बट फिर भी कंपनी का नाम भूल गई। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगी कंपनी का नाम, ठीक है। वो तो ऐसे आता नहीं बट फिर भी हॉथरन। आ जाओ, देखो, ह्यूमन रिलेशन स्कूल से कौन जुड़े हुए हैं, तो एल्टन मायो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ह्यूमन रिलेशन स्कूल से कौन जुड़ा हुआ है, तो एल्टन मायो जुड़े हुए हैं, एक क्वेश्चन हो गया। इन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन कब इमर्ज में आया है, तो आज इसका इमर्ज देखेंगे। ये लेट 1920s और अर्ली 1930s में आया है, देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 2018 का क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिलेशन स्कूल कब आया है। अच्छा, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग को है ना, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, तो अभी जो तुम 2025 का क्वेश्चन बहुत सारा देखोगी ना, एकदम पीछे से आया हुआ, मतलब 2014 का क्वेश्चन एकदम पैटर्न फॉलो किया है, 2014 का, 2012 का तुम क्वेश्चन उठा के देखोगी तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये कभी मत सोचना कि ये पैटर्न फॉलो नहीं करता, एक बात। और दूसरा बात कि जब तुम लोग नेट क्वालिफाई करोगी तो तुम लोग को पीएससी देना पड़ेगा ही, पीएससी दोगी। एपीआई स्कोर में तो कितना ये होता है लेने से, मतलब एपीआई स्कोर से तो बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है प्रोफेसर का जॉब। तो इंसान सोचता है कि हम रिटेन बेस पे ही अपना जॉब ले, तो उसमें तो तुम लोगों को फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा। तब जब तुम लोग पीएससी प्रिपरेशन करोगी ना, तब तुम लोगों को नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004-5 सब करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी तुम लोगों को मैं एक और इन्फॉर्म दे रही हूँ कि यूपी का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है ना, इसलिए बोल दे रही हूँ कि अभी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। और हो सके नेट का एग्जाम हो जाए तो तुम जब तुम्हारा वैकेंसी निकाले तो तुम लोग अगर नेट तो क्वालिफाई हो जाएगा तो तुम लोग भर लेना, ठीक है। देखो, प्रोफेशनल इंसान दो तरीका से बनता है, मैं बता दे रही हूँ। पहला होता है एपीआई स्कोर। एपीआई स्कोर कैसे होगा कि जितना तुम जैसे कि तुम एक तो तुमको नेट में नंबर मिलेगा कि जैसे तुम नेट क्वालिफाई की तो नंबर मिलेगा, फिर तुम्हारा मास्टर्स में कितना नंबर आया, अगर फर्स्ट डिवीजन है तो उसमें भी नंबर मिलेगा, ठीक है। और फिर 10 का भी, 12 का सबका नहीं, 10 12 को नहीं देखा जाता, हाँ देखा जाता है, कहीं कहीं देखा जाता है, ठीक है, देखा जाता है। फिर उसके बाद एपीआई स्कोर तुम्हारा कब बनेगा, जैसे तुम कितना आर्टिकल लिखी हो, तुम पीएचडी कितना की हो, पीएचडी की हुई हो तो तुमको उसमें नंबर मिलेगा, फिर तुम कितना आर्टिकल लिखी हो उसमें मिलेगा। इस तरह से तुम्हारा एक प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग का डिफिकल्टीज हो जाता है क्योंकि हम लोग अभी आर्टिकल लिखे नहीं है, ठीक है ना। दूसरा एक प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट होता है तुम्हारा रिटेन बेस एग्जाम, जिसको पीएससी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है रिटेन बेस्ड, बिल्कुल नेट का जैसा एग्जाम होता है। जैसे तुमको एक तो ये हो गया प्रोफेसर बनने का तरीका, और एक हो गया तुमको प्रोफेसर बनने का तरीका रिटेन बेस्ड, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है पीएससी, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है पीएससी। यहाँ पे यंग यंग बच्चा को मौका दिया जाता है क्योंकि इन लोगों को पता है कि अभी जो नेट का एग्जाम दिया उनको उतना नॉलेज नहीं होगा कि वो लोग आर्टिकल लिखे, ये लिखे, वो लिखे, है ना। तो इस वजह से पीएससी में रखता है कि सिर्फ नेट वाला बच्चा भरो। देखो, यहाँ पे तुम्हारा कोई एपीआई मायने नहीं रखता है, यहाँ पे तुम्हारा एपीआई नहीं हो, तुम काहे ने 50 आर्टिकल लिखो तो वो कोई मायने नहीं। तुमको यहाँ पे 800 का एग्जाम होता है, ठीक है, 800 का रिटेन एग्जाम होगा और 200 का इंटरव्यू होगा। तो मान ली तुम इंटरव्यू अच्छा नहीं की, तुम रिटेन अच्छा की, तो कोई बात नहीं, तुमको रिटेन का बेस पे प्रोफेसर बना लेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, तो ये मत कभी समझना कि ये सब जो चीज मैं पढ़ रही हूँ ना तो अभी पढ़ के मैं छोड़ दूंगी। तुम लोग को प्रोफेसर बनना तो ये सबको लेके चलना, जब तक प्रोफेसर नहीं बनना तब तक का याद रख लेना। हाँ, अगर तुम एपीआई के थ्रू भी जा सकते तो एपीआई के थ्रू भी जा सकते, ये बात है। इसलिए मैं एपीआई वाला फॉर्म नहीं भरती हूँ ज्यादा, क्योंकि मेरा तो अभी आर्टिकल लिखा हुआ भी नहीं है, तो मुझे क्या फायदा। मैं लिखी हूँ बट अभी तक मेरा ये पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात मैं तुम लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हाँ जब मैं पढ़ा रही हूँ ना तो ये मतलब पीएससी का भी क्वेश्चन रहता है बहुत सारा, मतलब ये टॉपिक बहुत, मतलब सारा ही टॉपिक में पीएससी नेट सब मिला ही है, ऐसा नहीं अलग है। तो यूपी का भी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो मैं बता दे रही हूँ कि अगर तुम लोग का नेट क्वालिफाई हो जाए और अल्लाह करके हो जाए, तो तुम लोग भर लेना अपना पीएससी फॉर्म। पीएससी भरे होगी तो अच्छा बात है, फिर नेट भी प्रिपरेशन रहेगा, फौरन पीएससी का एग्जाम होगा। और सब 1000 का होता है, जितना भी पीएससी होगा ना 1000 का होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है तुम्हारा 200 का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में अगर हम
थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा इधर इधर करना, इधर हमको रिटेन में अच्छा करना है, ठीक है, ये बात माइंड में लेके चलना। और अगर आर्टिकल भी लिखी होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो 2000 क्वेश्चन कहाँ से कहाँ बात कहाँ से कहाँ गया, जो देखो क्या हुआ तुम्हारा कि बोला कि ये कब आया, ह्यूमन रिलेशन स्कूल कब आया, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कब आया, तो ये नेट का PYQ क्वेश्चन है 2018 का, लेट 1920s और अर्ली 1930s, मतलब जब 1920s खत्म हो रहा था और 1930 आने वाला था, तब तुम्हारा ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आया, ठीक है। किसके रिस्पॉन्स में आया था, तो क्लासिकल थ्योरी के रिस्पॉन्स में आया था। क्लासिकल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, क्लासिकल थिंकर, ये क्लासिकल थिंकर के आप में अगेंस्ट आया था, रिस्पॉन्स में आया था। मैं अभी तुम लोगों को बताई ना कि फॉर्मल आया, उसके बाद इनफॉर्मल आया, उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये चस्टर बना रहा है। तो ये बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी के रिस्पॉन्स में आए। क्यों? क्लासिकल थ्योरी से फॉर्मल स्टडी करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे टेलर हो गया, फ्योल हो गया, ग्लीक हो गया, यूरबिक हो गया, बेबर हो गया, ये लोग सारे ही क्लासिकल थिंकर है। तो क्लासिकल थिंकर का फोकस कहाँ था, प्राइमरीली फोकस था सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की ही स्टडी करते थे, ये लोग निग्लेक्ट करते थे किसको, ऑफन निग्लेक्ट द रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, ये लोग इंसान के एलिमेंट को निग्लेक्ट करते थे। कौन? फॉर्मल वाले जो थे ना, क्लासिकल थिंकर जो थे ना, वो लोग क्या करते थे, इंसान के जो एलिमेंट होते हैं ना उसको वो लोग निग्लेक्ट कर देते थे। उन्होंने इंसान के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि उनको भी कुछ फील होता है ना, उन्होंने क्या किया, उनको निग्लेक्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एक्चुअल में है क्या, इसका फीचर से याद करेंगे, इसी फीचर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ, देखो सबसे पहले बात क्या है कि ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में एक आया हुआ था कि कौन सा गलत है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। तो लिखा हुआ था कि ये नॉट फोकस इनफॉर्मल, नहीं नॉट सॉरी फोकस, हाँ नॉट फोकस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब नॉट लिख देगा तो हटा देंगे, क्योंकि इनका ये एम्फेसिस ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं, है ना। ये इनका इनका फोकस ही किस चीज पे है, इनफॉर्मल पे है, ठीक है ना। व्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को इमोशंस या सोशल सिस्टम के व्यू से देखते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान है, ह्यूमन है, तो इंसान को इमोशनली देखते हैं, ठीक है ना। तो ये इमोशनली व्यू से देखते हैं। अच्छा ये देखो, ये एडवोकेट करते हैं सोशल मैन व्यू ऑफ वर्कर, ये इंसान के, ये वर्कर के व्यू, इंसान के व्यू को एडवोकेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका स्टडी इंसान के ऊपर है ना। तो सोशल मैन व्यू ऑफ वर्कर, एक इंसान के, है ना, एक वर्कर कौन है, एक सोशल मैन है, तो उनके व्यू को इंपॉर्टेंट देख रहे कि मान जो वर्कर है, तो वर्कर के बारे में भी सोचो, उनके अंदर भी इमोशन है, उनके वैल्यू है। ये जो स्टडी कर रहे हैं ना, ये वर्कर के वैल्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनके फीलिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाओ, ये इम्फेसिस करे सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ये क्वेश्चन आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऐसा थिंकर है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मतलब होता है माइंड, मतलब कौन एक इंसान, सोशल मतलब क्या होता है, उसका कंडीशन, आसपास का कंडीशन, सोसाइटी के मतलब जहां पे वर्कर काम कर रहा है तो उसका आसपास का कंडीशन कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का साइकोलॉजिकली स्टडी कर रहा है। साइकोलॉजिकल का मतलब कि जो वहां पे इंसान काम कर रहा है ना, तो उसकी फीलिंग का स्टडी कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंसान है उसकी फीलिंग का, उसके सेंटिमेंट, उसके एटीट्यूड्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा। देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजिकली स्टडी कौन करे एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो एल्टन मायो। ये बिलीव करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज प्रोडक्ट द एटीट्यूड सेंटिमेंट एंड फीलिंग ऑफ, बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय की फीलिंग को भी समझना है, उसके सेंटिमेंट को भी समझना है, उसके एटीट्यूड को भी समझना है, ये सब समझना हम लोगों को, ठीक है ना। स्टेट दैट ऑर्गेनाइजेशन इफेंसी डिपेंड, बोला इसके ऑर्गेनाइजेशन का डिपेंड उन्हीं इंसान के रिलेशन पे ही डिपेंड करेगा। जब इंसान का, जब इंसान को फील होगा ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप पोजीशन पे लोग हमारे फीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, हमारे सेंटिमेंट के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो लोग खुश होंगे। जब वो लोग खुश होंगे ना, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इफेंशली रन कर पाएगा, अच्छा से ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने ह्यूमन रिलेशंस
ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बात की है, वर्कर के सेटिस्फेक्शन के बारे में बात की है, वर्कर के मोरल के बारे में बात की है। हेलो, ये लोग ये क्या कर रहे हैं, वर्कर के सेंटिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वर्कर के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं। ये सोशल इन्वायरमेंट, मतलब ये क्या कर रहे हैं, जॉब में सोशल इन्वायरमेंट खोज रहे हैं, है ना। ये फोकस कर रहे हैं सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द जॉब। अगर तुम लोग ये पूरा याद नहीं भी करोगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा कि कौन ऐसा थिंकर जो फीलिंग, सेंटीमेंट, एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशन। लेकिन जो रेड वाला वो याद करना तुम लोगों को, जैसे 90-20, 90-30 वो, और यह बुक यहाँ पे याद करना। आ जाओ, ये मैं इसको हाईलाइट नहीं की, इसको यहाँ ये याद करना, ठीक है। देखो, एल्टन मायो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस बोला जाता है। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसको बोला जाता है, एल्टन मायो को। इन्होंने जो भी दिया, ये जो इन्होंने दिया है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में, इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, क्लिनिकल मेथड। इन्होंने जो भी वर्कर के लिए इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने वर्कर के लिए जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इसको बोला जाता है क्लिनिकल मेथड। अगर एग्जाम में आए कि क्लिनिकल मेथड किसने दिया है, तो हो जाएगा एल्टन मायो। एल्टन मायो को बुक याद करना बहुत ही मतलब इजी है, मैं बता रही हूँ क्यों। देखो, बोला ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। देख लो, खाली बस तुमको हर जगह प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये तीन बुक एकदम सेम है, ये तीन बुक सेम है, याद करो। देखो, पहले सब जगह देखो सेम है, खाली ह्यूमन पहले लगाओ, फिर सोशल, फिर पॉलिटिकल। देखो, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज में इंसान का प्रॉब्लम। फिर बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज में इंसान का सोशल प्रॉब्लम, है ना, फिर सोशल प्रॉब्लम, फिर बोला इंडस्ट्रीज में पॉलिटिकल प्रॉब्लम। हो गया तीन बुक, ह्यूमन प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये किसका बुक है, एल्टन मायो का। एल्टन मायो का बुक याद करना बहुत इजी, एग्जाम में भी आता है। ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ठीक है ना। ये तीन बुक किसका है, एल्टन मायो का। बिल्कुल, अभी क्वेश्चन भी आया हुआ, तुम लोग करना। उसके बाद नेक्स्ट बुक है जो कि अलग है, ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिलेशन। देख लो भाई, ह्यूमन रिलेशन ये भी याद करने की जरूरत नहीं, ह्यूमन रिलेशन से पता ही चल रहा है ना, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताओ, ये वाला याद हुआ तुम लोगों को, मैं आगे बढ़ूं, मैं पेज आगे बढ़ूं, समझ में आया कि कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आया। बुक देख लो, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम ऑफ, और बस सब जगह तो बस वही एक ही है, खाली ह्यूमन, सोशल, पॉलिटिकल कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है तुम्हारा, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है। सबसे पहले फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया, तो हेनरी फ्योल ने दिया। हो गया। अब यहाँ पे देखो, हेनरी फ्योल को क्या बोला जाता है, फॉर्मल थिंकर बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन याद रख लो, हेनरी फ्योल एक फॉर्मल थिंकर थे, तो इनको फॉर्मल क्यों बोला जाता है, वाई, क्यों बोला जाता है फॉर्मल, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो, फ्यूल जो है ना, वाज ए फॉर्मल थिंकर हु डेवलप स्ट्रक्चरल structured principles and functions of management that still that are still relevant today। इन्होंने जो भी बताया, जो भी डेवलप के बारे में बाता, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल का ही स्टडी किया। इन्होंने जो भी बात किया ना, सिर्फ स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, इन्होंने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ही स्टडी की, ठीक है। इन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही फोकस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल क्या होगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगा, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर की स्टडी की है। हम लोग इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में भी पढ़े थे कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच उसको बोलते हैं जब जब स्ट्रक्चर वे में स्टडी करे, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के फॉर्मल स्ट्रक्चर का स्टडी करे। तो हेनरी फ्योल भी क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, काम करने का रूल्स और रेगुलेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ फॉर्मल ही स्ट्रक्चर का स्टडी किए हैं, ठीक है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर का स्टडी किए हैं, इसलिए इनको फॉर्मल थिंकर बोला जाता है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोला जाता है गैंग प्लांग। गैंग प्लांग का मतलब होता है, इस रेफर टू लेवल जंपिंग।
इम्प्रूव द कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुमको कम्युनिकेशंस को और इम्प्रूव करना है, तुम लेवल जंप कर लो। मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी बाद में, ठीक है, जब इससे कॉन्सेप्ट आएगा मिला हुआ, वहां पर ही और अच्छे से समझाऊंगी कि गैंग प्लांग लेवल जंपिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इनका बुक याद करो, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 की बुक है। उसके बाद जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 की बुक है। उसके बाद तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ द स्टेट 1923 की बुक है। सुनो, एक बात सुनो, देखो यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है, इसको दुगना कर दिया गया है ना, 18 को 16 कर दिया गया, यानी 8 साल के बाद ही लिखा गया दूसरा प्रिंसिपल। यहाँ पे बोला कि पहले इन्होंने प्रिंसिपल के बारे में बोला, फिर इंडस्ट्रीज के बारे में बोला, फिर थ्योरी दिया। तो बिल्कुल ऐसे याद करना, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका बुक है, तो फ्योल का है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो तुम पढ़ना तो तुमको एक चीज दिखेगा कि जनरल करके बुक इन्हीं का है और किसी का नहीं है। कल हम लोग टेलर का पढ़े हैं, टेलर में क्या था, है ना, टेलर में क्या था, टेलर में पहले था पीस था, है ना, पीस था, उसके बाद शॉप था, फिर आर्ट था, फिर साइंटिफिक, फिर प्रिंसिपल था, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल था। उसके बाद हम लोग फ्योल में क्या पढ़ेंगे कि फ्योल ने जनरल प्रिंसिपल, जनरल, है ना, जनरल ही करके बात किया। एक इनका है जो एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। बाकी इनका 2 बुक है जो जनरल है। एक और फ्योल ऐसे थिंकर थे ना, फ्योल जो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क नहीं मानते हैं। देखो, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मान लो, ठीक है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने तरफ से बोल नहीं रही हूँ, ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ना। तो ये बोलते हैं ना कि मेरे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। मैं दोनों में कोई भी डिस्टेंस नहीं करता हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क नहीं करता है, तो फ्योल जो है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला याद करना जरूरी है, ठीक है ना, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखो, देख के घबराना मत, कितना हौच पौच बना हुआ है, अभी हम लोग फौरन याद कर लेंगे, ठीक है, फौरन याद हो जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, फ्योल बोलते एकदम स्टोरी जैसा समझना। पहले हम क्या बोले कि फ्योल जो है, इनको एक फॉर्मल थिंकर बोला जाता है। भाई फॉर्मल थिंकर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं ना, तो ये क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मतलब फ्योल आइडेंटिफाई करते हैं, हेनरी फ्योल आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होना चाहिए, तब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अच्छे से फंक्शन करेगी। बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से फंक्शन करने के लिए कितना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की होनी जरूरी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, है ना, कितना एक्टिविटीज होने की जरूरत है, 6 एक्टिविटीज। 6 एक्टिविटीज का देखो नाम क्या है, सीएम, फैट सीएम, फैट सीएम। एफ से हो जाएगा तुम्हारा, एफ से हो जाएगा तुम्हारा फाइनेंशियल, ठीक है ना। बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा तो क्या करेगा, बोले जो फाइनेंशियल में काम करेगा, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम होगा, तो वो क्या करेगा, कंसर्न विद द सर्च फॉर कैपिटल, इट्स ऑप्टिमल यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा ना, वो सर्च करेगा कि पैसा कहाँ से आए, है ना, पैसा कहाँ से आए, कैसे खर्च करे, कहाँ फंड लगाएं कि मुझे ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशंस को। तो एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इन्होंने बोला। फिर बोला इन्होंने अकाउंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंट डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों भाई, अकाउंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितना भी तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, किसको कितना पैसा दिया, कंप्यूटर में तुम देखती हो
एमएस एक्सेल में जो काम करते हैं अकाउंट वाला, किसको कितना पैसा दिया कंपनी, किससे कितना कंपनी पैसा लिया, किसको कितना सैलरी देना है, कितना रिटर्न करना है ना, ये सब कौन संभालेगा? अकाउंट डिपार्टमेंट संभालेगा, ठीक है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या संभालेगा कि कहाँ मुझे पैसा लगाना है ना, मुझे कहाँ पैसा लगाना है, किसके ऊपर पैसा लगाएंगे कि पैसा रिटर्न ज्यादा आए, ग्रोथ हो। लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट पूरा कंपनी को संभालेगा, किसको किसको पैसा देना है, किसको सैलरी देना है, किसको दिए, किससे रिटर्न लेना है, ये संभालेगा। हो गया। उसके बाद बोला टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल डिपार्टमेंट में आ जाओ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा, मतलब इंजीनियर जो होता है वो लोग नए नए चीज प्रोडक्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट में इंजीनियर होता है। तुमको पता है जब इंजीनियर जो बन के जाता है लोग, है ना, तो उसको कौन सा डिपार्टमेंट में रखा जाता है? उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में रखा जाता है। इन्हें उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट डालेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना जाता है कि वो क्या करेगा? न्यू न्यू इन्वेंशन करेगा। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में इंजीनियर लोग रहते हैं ना, वो लोग न्यू न्यू इन्वेंशन करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग जाके यूजीसी का एग्जाम देते हैं ना, तो वो ऑनलाइन पे होता है। तो तुम लोग देखना, जब भी एग्जाम देने जाएगी तो वो जो तुम्हारा सर्वर रहता है ना, जहाँ पे हम लोग एग्जाम देते हैं, वो टीसीएस का रहता है। तो वो जो सर्वर है उसको प्रिपेयर कौन करता है? वो टीसीएस का इंजीनियर लोग प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया। टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। तो ये हो गया। फिर बोल रहा है इससे तुम्हारा हो रहा सिक्योरिटी, है ना। बोला एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होगा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ये फोकस करेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करना है। देखो, मशीन को जाके देखेगा, है ना, मशीन को देखेगा, मशीन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। मशीन प्रोटेक्शन में है ना। मान लो मशीन रखा हुआ, उसके ऊपर पानी गिर रहा है ना, ये देखना है कहीं मशीन से दूसरे लोगों को, वर्कर को तो नुकसान नहीं हो रहा, कहीं वर्कर का हाथ ना कट जाए, वर्कर को हार्म ना पहुंचा दे, है ना। प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्शन देगा और प्रॉपर्टी को देखेगा कि प्रॉपर्टी की वजह से किसी को हार्म ना पहुंचे, है ना। फिर इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी का तो प्रोटेक्शन करेगा ही, साथ में इंडिविजुअल को कैसे करेगा? देखेगा कि जो मेरा मशीन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा बड़ा मशीन रहता है, तो कहीं मशीन से लोगों को हार्म तो नहीं पहुंच रहा, वर्कर को हार्म तो नहीं पहुंच रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो सब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम होगा। उसके बाद हो गया सब, हाँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट, सॉरी। फिर होगा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। बोल रहा है कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो होगा ना, इन्वॉल्विंग बाइंग, सेलिंग, ये आपका सामान को बेचेगा, बाय करेगा, सेल करेगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस, ये आपके सामान को बेचेगा। आपके कंपनी में जो सामान तैयार हो गया, ये आपको बेचेगा जाके, बाय एंड सेलिंग करेगा, ओके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना आपका ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, वो है मैनेजरियल डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। इन्होंने बोला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, वो है मैनेजर। एक मैनेजरल डिपार्टमेंट बनाइए। मैनेजरल डिपार्टमेंट में मैनेजर होगा। तो मैनेजर जो है ना, मैनेजर जो ऐसी नहीं करेगा, मैनेजर मैनेजर फंक्शन करेगा, लेकिन उसको भी कुछ काम करने के लिए कुछ चाहिए। मैनेजर यहाँ पे नॉर्मली रैंडमली काम नहीं करेगा। मैनेजर को भी यानी एम है ना, एम को काम करने के लिए प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कमांड चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग चाहिए और कंट्रोलिंग चाहिए। अभी मैं ये भी बताऊंगी। अच्छा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लाई हूँ, मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है ना। शॉर्टकट में लाई हूँ, इस वजह से ऐसे लाई हूँ। आ जाओ। बोला कि एक मैनेजर को काम करने के लिए 5 फंक्शन चाहिए। एक मैनेजर को 5 काम करना पड़ेगा। देखो, सबका इंडिविजुअल ड्यूटी बोला, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मैनेजर के बारे में मैनेजर डिपार्टमेंट को बोला कि जो मैनेजर डिपार्टमेंट रहेगा ना, उसको 5 फंक्शन करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 5 फंक्शन करना पड़ेगा। वो 5 फंक्शन का नाम क्या है? POCC। अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। अब मैं एक एक करके बता रही हूँ। प्लानिंग का मतलब, देखो, मैनेजर ही तो पूरा डिपेंड करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर कोई सीईओ के बाद कोई अगर हाई पोस्ट होता है तो वो मैनेजर होता है, क्योंकि मैनेजर ही पूरा संभालता है। तो मैनेजर पे ही पूरा जिम्मेदारी है। तो मैनेजर को ही सब प्लानिंग वगैरह सब चीज करना है। अब कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे गवर्नमेंट का, मैं अभी बताएंगे तुम लोग, जो हम लोग का नेट का सर्वर बनता है, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, वो टीसीएस तैयार किया है। तो टीसीएस तैयार हो तो गवर्नमेंट थोड़ी जाके तुम्हारा ये मैनेजर से बात करता है। देखो, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट टीसीएस को मिला, टीसीएस मैनेजर के हाथ में दे देता है कि ये तुमको तैयार करना है। तो क्या मैनेजर तैयार करता है? बिल्कुल भी मैनेजर तैयार नहीं करता। मैनेजर के अंदर जो इंजीनियर वगैरह रहेंगे वो लोग तैयार करता है। देखो कैसे तैयार होता है, आ जाओ।
मैं बता रही हूँ। मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर सबसे पहले प्लान करेगा। मान लो कि मैनेजर को कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है ना, मैनेजर को कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। याद रखना कि मैंने बोला फैट सीएम में सबका काम बता दिया, लेकिन मैनेजर को 5 काम इंपॉर्टेंट करना है। पॉक पॉक काम इसको करना है। पॉक को काम करने में पहले क्या करेगा मैनेजर, प्लानिंग करेगा। पहले मैनेजर प्लान बनाएगा अपना दिमाग में, मुझे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है तो मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। तो उसने माइंड में अपने एक प्लान बनाया, प्लान बना के अपना ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज का मतलब उसको जो जो इंजीनियर लेना रहता है, कंपनी में ऐसे होता है, एक मैनेजर होता है, उसको कोई प्रोजेक्ट मिला तो वो अपना मर्जी से जिस जिस इंजीनियर को अपने अंदर रखना होगा वो रख लेगा। तो नाम सेलेक्ट किया, मान लो कि ए बी सी डी, ये सब कंपनी में सब काम करे, सारे इंजीनियर हैं। एक तो इंजीनियर होते नहीं है, ई एफ जी एच, इतने सारे लोग हैं। तो अब वो सबको बोलेगा कि मैं किसी किसी को चूज कर रहा हूं, तो इस सबको ऑर्गेनाइज बोलेगा आ जाओ, सब एक जगह आ जाओ। इतने लोगों को ले लिया, डी तक का उन्होंने ले लिया, 4 लोगों को, 4 इंजीनियर को उसने ऑर्गेनाइज कर लिया। बोला मैंने 4 इंजीनियर को रखकर मैं अपना प्रोजेक्ट तैयार करूंगा, ठीक है ना। और भी जिसको जिसको लेना होगा, जो जो डिपार्टमेंट से सबको ले लेगा, ठीक है ना। सबको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया एक जगह, आ जाओ सब एक जगह, बी सी डी, बोला आ जाओ एक जगह, सबको बुला लिया। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, सबको एक जगह बुलाना, सबको एक जगह बनाया। पहले प्लानिंग बनाया कि मुझे प्रोजेक्ट को कैसे डील करना है, फिर बोला सब एक जगह आ जाओ, सब आ गए एक जगह। सबको कमांड दिया, कमांड दिया, देख लो, कमांड दिया, तुमको ये काम करना है भाई, जो बात है क्लियर, ठीक है। ए ए को एक काम दे दिया, बी को दूसरा काम दे दिया, सी को दूसरा काम दे दिया, डी को तीसरा काम दे दिया, ठीक है। पहले कमांड किया, उसके बाद बोला कोऑर्डिनेटिंग। अब बोला कि सुनो, अब तुम लोग के, मान लो ए बी सी डी का जाने पहचान नहीं है किसी से, मान लो ए बी का है लेकिन सी डी का नहीं है ना, बोलेगा कोऑर्डिनेशन बनाओ, एक दूसरे से दोस्ती करो, क्योंकि काम ऐसी होगा, जब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होगा ना तभी दोस्ती होगा, तो एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। तो फिर पहले उन्होंने कमांड दिया कि तुम लोग को ए बी सी डी को ये काम करना है, तुम लोगों चारों को मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। ठीक है, तुमको हम लोगों को गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट पे तुम लोग चारों को काम करना है। चारों को बोलेगा आपस में कोऑर्डिनेट बना के रखो, आपस में दोस्ती बनाओ, ठीक है। अब जब ये लोग आपस में काम करेगा कोऑर्डिनेट बना के, चाहे ए बी सी डी काम करेगा ना, तो अब इन लोगों को कंट्रोल कौन करेगा, मैनेजर कंट्रोल करेगा, लास्ट में इन लोगों को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। लास्ट में कंट्रोल आ रहा है, याद रखो, पहले हुक्म देगा, फिर कोऑर्डिनेट करेगा, फिर कंट्रोल करेगा, याद रख लो। हो गया। ऊपर से हम लोग पढ़ लिए कि फ्यूल क्या बोलते हैं, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए, है ना। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, फैट सीएम होना चाहिए, फाइनेंशियल, अकाउंट, टेक्निकल, सिक्योरिटी, कॉमर्शियल, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को 5 फंक्शन करना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए। 5 फंक्शन क्यों भाई, क्योंकि वो मैनेजर ही मेन होगा, है ना, तो उसको 5 फंक्शन करना पड़ेगा। 5 फंक्शन क्या है, तो 5 फंक्शन में मैं बता दी, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, कमांड करेगा, फिर कोऑर्डिनेट करेगा, फिर लास्ट में कंट्रोल करेगा, ठीक है। स्टोरी याद रखना बिल्कुल ऐसी। उसके बाद बोला कि जो मैनेजर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो नॉर्मल पर्सन नहीं होगा। सुनो, जो मैनेजर होगा ना, देखो मैनेजर का ऐसी नहीं मिलता, मैनेजर का सैलरी भी तुम लोगों को पता होगा कितना होता है, 5 लाख 6 लाख सैलरी रहता है, उन लोगों को यूएस भेज दिया जाता है, बहुत बहुत सैलरी रहता है, ठीक है। मैनेजर का सैलरी बहुत बहुत रहता है, 4 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके सैलरी रहता है। कंपनी पे डिपेंड करता है कितना, लेकिन सैलरी इतने रहता है, ढेरे ढेरे सैलरी रहता है उन लोगों का। तो बोला कि मैनेजर भी कैसा होगा, फ्यूल बोल रहा है कि मैनेजर कैसा होगा, मैनेजर बोलो या एडमिनिस्ट्रेटर बोलो, बोला एक मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी उनके अंदर कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, कुछ एबिलिटी। ऐसी नहीं रैंडमली कोई बीमार आदमी को लाके हम मैनेजर नहीं बनाएंगे। किसको मैनेजर बनाएंगे, जिसके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। मैनेजर के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या, 6 क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो फिजिकल फिट होना चाहिए, देखने में लगे हाँ मैनेजर है, हाँ भाई ये मैनेजर है। दूसरी भाई मेंटल फिट होनी चाहिए, पागल ना हो। तीसरी उसके अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए, देखो मॉरलिटी होगी तभी वो अपने वाले एम्प्लॉय के साथ अच्छा काम कर पाएगा, है ना। फिजिकली फिट होना चाहिए, देखने में लगना चाहिए हाँ ये है मैनेजर। मेंटली फिट होना चाहिए, पागल नहीं होनी चाहिए। मॉरलिटी होनी चाहिए, जेन्युइन नॉलेज होना चाहिए, उसे जो भी जो बात पूछे बता दे। स्पेशल नॉलेज भी होना चाहिए,
एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुम सुनो, कभी भी जैसे जो फ्रेशर्स इंजीनियर गया है, कभी भी तुम देखना बड़ा बड़ा कंपनी में, कभी किसी फ्रेशर्स को है ना, तुम इंजीनियर नहीं बनाता है। जब 4 साल 5 साल 6 साल वो जॉब कर लेता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जाकर उसको मैनेजर का पोस्ट मिलता है। ठीक है, तो जो मैनेजर आप उसी को बनाए जिसके ऊपर जिसके पास खूब एक्सपीरियंस हो। तीन तो नॉलेज से ही जुड़ा हुआ है, जनरल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस, है ना। ऊपर फिजिकल नॉलेज, मेंटल नॉलेज और मोरल। ठीक है, हो गया। ये वाला पेज क्लियर हुआ कि नहीं? मैं चेंज करूं? ओके। अब देखो, ये 14 प्रिंसिपल भी याद करना, एग्जाम में आया था। स्प्रीत दे क्रॉप्स, स्प्रीत दे क्रॉप्स वाला आया था, पता नहीं सेट में आया था कि नेट में आया था, लेकिन हाँ, तो इसलिए हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, समझना भी है। और इसका मैं याद करने का ट्रिक मैं आज देख रही हूँ, रात में तुम लोगों को सेंड कर दूंगी अगर मुझे मिल गया तो। ठीक है, आ जाओ। फिर ये लास्ट पेज है, घबराना मत। फ्योल बोलते हैं कि देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, 6 एक्टिविटीज के बाद क्या बोले हुए, 6 एक्टिविटीज में लास्ट में फैट सीएम होना चाहिए, है ना, फैट सीएम। ठीक है, फैट सीएम में लास्ट में एम आया, तो एम को 5 फंक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, 5 फंक्शन का नाम क्या था, पिकॉक, पॉक। ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग। उसके बाद इसके अंदर 6 एबिलिटी होनी चाहिए, ये पढ़ लिए। फिर बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना 14 प्रिंसिपल आपको बना के रखना पड़ेगा। 14 प्रिंसिपल आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट चलाने के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी हो, अच्छा आउटपुट आए, अच्छा काम करे, उसका इफेक्टिवनेस ग्रो हो, उसके लिए आपको 14 प्रिंसिपल बना के रखना होगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 14 प्रिंसिपल किसने दिया, तो हेनरी फ्योन ने दिया। सबसे पहली बार ये क्या बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क। अब आ जाओ, वो देखो, जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज हो उसको वो काम दे दो। कहने का मतलब है ए इंजीनियर है, और बी क्या करके आया, कॉमर्स, एमएससी एम कॉम करके आया है मान लो। ठीक है ना, और बीसीए वगैरह भी करके आया है। ठीक ना, सी, ठीक है, सी क्या करके आया है तुम्हारा, इसने एमबीए भी किया है, इसने एमबीए भी किया है, और इंजीनियरिंग भी करके आया है। ठीक है, तो बोला जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज हो उसको दे दो। जो इंजीनियर है ना उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम दे दो। ठीक है, जो तुम्हारा बीसीए वगैरह करके आया उसको कॉमर्स डिपार्टमेंट वाला काम दे दो, अकाउंट वाला काम दे दो। ठीक है ना, और जो इंजीनियर भी है और एमबीए भी किया उसको एचआर वाला काम दे दो। ठीक है ना, जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज है ना उसको वो काम करने दे दो। उससे क्या होगा मैं बता रही हूँ, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। जो पर्सन जिस काम में माहिर है ना वो काम वो अच्छे से करेगा। ठीक है, allowing individual to focus on a specific task situated of their skill। अब जो पर्सन जिस चीज में माहिर है, जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज है, वो पर्सन वो काम करेगा ना उसको बहुत अच्छा लगेगा करने के लिए। ये तो सुनो, मेरा काम क्या है, टीचिंग, तो मैं टीचिंग अच्छे से कर लूंगी। लेकिन मुझे अगर कोई दे देगा दूसरा काम करने के लिए कि जब है तो बैंक में बैठ के कोई काम कर, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है तो मैं टीचिंग ही करूंगी। तो इसलिए जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज है उसको वो काम दीजिए। तब क्योंकि उसको उसको उस पर्सन को उस चीज में स्किल्ड है ना, तो वो काम वो अच्छे से करेगा। हो गया। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो पहले पहले डिवीजन ऑफ लेबर, उसके बाद है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो 14 प्रिंसिपल में अगर कुछ ना भी याद रहे ना, कुछ कुछ भी रह जाए तो कोई बहुत बड़ा बात है। चलो देखते हैं, आ जाओ। मैनेजर मस्ट हैव द ऑथोरिटी टू गिव ऑर्डर। देखो, मैनेजर के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑथोरिटी दे पाए, किसको दे पाए, अपने एम्प्लॉय के दे पाए। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड। बोल रहे कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को साथ होना चाहिए। ठीक है ना, अगर एक चीज दोनों में से कोई भी रहेगा ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कैसे, देखो, अगर मैं खाली ऑथोरिटी दे रही हूँ, ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ खाली ऑथोरिटी दे दूंगी मैनेजर को कि तुम्हारे ऊपर पूरा फुल पावर है जो करना करो, ठीक है ना, बोलो मैनेजर को ऑथोरिटी भी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। अगर खाली मैनेजर को हम ऑथोरिटी दे देंगे कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ ऑथोरिटी है, एम्प्लॉय को जो करना है करो, मार दो, तो ये क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा, कोई एम्प्लॉय है इसका बात नहीं माना, उसको हो सके उसके साथ अच्छा बिहेव ना रखे,
मेरे पास तो पूरा पावर है, मुझे जो मन करेगा वो करूंगा, तुमको निकाल दूंगा, फेंक दूंगा, नहीं। मैं तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा हूँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ऑथोरिटी है तुमको, मैं तुमको पावर दे रहा हूँ काम कराने के लिए, लेकिन तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा हूँ कि तुमको 10 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। अब उसको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब जब वो एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बात करेगा कि भाई देखो मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है ना, तो प्लीज अच्छे से ये काम करेंगे, तो ये एम्प्लॉय के साथ अच्छा रखेगा, ये एम्प्लॉय के साथ अच्छे से रहेगा, अच्छे से बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसको टास्क पूरा करना है, और टास्क पूरा करवाएगा किस एम्प्लॉय से, है ना, क्योंकि इसको ऑथोरिटी भी दिया कि तुम काम करो एम्प्लॉय से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया कि तुमको 10 दिन में प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना 10 दिन में। तब ये एम्प्लॉय से आके अच्छे से बात करवाएगा, अच्छे से काम करवाएगा, अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा, अच्छे से उनको कंट्रोल करेगा, सॉरी, अच्छे से उनको कंट्रोल करेगा, अच्छे से उनको ऑर्डर देगा, है ना, अच्छे से उनको हर बात समझाएगा। तो इस तरह से जो टास्क है ना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर को दोनों चीज दे दिया गया ना, ऑथोरिटी भी दे दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया गया। अगर सिर्फ ऑथोरिटी दे देता तो वो पागल ही हो जाता, ए जल्दी काम करो, तो हालत खराब कर देंगे। अब बोलेंगे नहीं 10 दिन में काम कर, अरे बाप रे, मेरे को दोनों चीज मिला, ऑथोरिटी भी तो मिला है, साथ में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गया। ऑथोरिटी दे देते तो डिक्टेटरशिप हो जाता है ना, तो दोनों दे देंगे तो डर है कि मुझे 10 दिन में काम करवाना है, तो मुझे इनको पूजना ही पड़ेगा, है ना, बोलना पड़ेगा भैया अच्छे से काम कर भैया, इनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, इनको देखना भी पड़ना पड़ेगा, आलसी नहीं बनेंगे हम, है ना, हमको बार बार आके चेक करना पड़ेगा मेरा इंप्लॉय काम कर रहा है कि नहीं, नहीं काम कर तो मैं उनको समझाऊंगा, मोटिवेट करूंगा, कोई ना कोई तरीके से काम करने के लिए तैयार करूंगा, ठीक है। डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। देखो, इम्प्लॉयज मस्ट अधेर टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एग्रीमेंट। देखो, ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करेगा, तभी नाम करेगा, जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होगा। अन अकेडमी क्या है? अन अकेडमी एक क्या है तुम्हारा? अन अकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तुम देखती हो अन अकेडमी का कोई भी टीचर विदाउट विदाउट यूनिफॉर्म का नहीं रहता है। वो लोग यूट्यूब पे पढ़ाओ या वो क्लास में भी पढ़ाते हैं, उन लोगों को यूनिफॉर्म पहनना ही पहनना है हर हाल में, गर्मी हो ठंडा हो सर्दी हो, वो यूनिफॉर्म उन लोगों को पहनना ही है। क्यों? वो ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, वो डिसिप्लिन है, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन फॉलो कर दो, कि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का दिखेगा, जब डिसिप्लिन फॉलो होगा ना तो दिखेगा कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, देखो ये कितना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। रुक जाओ, मुझे चाल में लगाना पड़ेगा। हाँ, तो वही बात बोल रही हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना जरूरी है। फिर क्या बोल रहा है, देखो, यूनिटी ऑफ कमांड, इसको तो इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड। बोला आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है मैं बता रही हूँ, सुनो, ये इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आता है। देखो, ये मान लो कि सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब क्या है? एम्प्लॉय, और एक तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट का मतलब एम्प्लॉय। तो बोल रहा है कि एक के सुपीरियर जो है ना और एक एम्प्लॉय है, तो ये सिर्फ इसी का बात मानेगा और किसी का नहीं, ठीक है ना। चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सुनो। कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, मैं बताती हूँ, अब ये मैं यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देती हूँ। देखो, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में एक एचओडी होता है, एक एचओडी होता है, ठीक है ना। तो जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो किसका बात मानते हैं? एचओडी का बात मानते हैं, ठीक है, एचओडी का बात मानते हैं। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है ना। बोले कि जब ईच एम्प्लॉय, जब एक एम्प्लॉय, ठीक है ना, जब एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही सुपीरियर का बात मान रहा ना, तो उसको हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं, ठीक है ना। ओनली वन सुपीरियर का बात, अगर एम्प्लॉय एक सुपीरियर का बात मान रहा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ईच एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए यूनिटी ऑफ कमांड, और ऑप्शन में तुम्हारा रहता है कि ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जब हम एक सुपीरियर का बात को मान रहे हैं, जब सिर्फ हम एक सुपीरियर के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहे हैं, उसको यूनिटी ऑफ कमांड बोलेंगे, ठीक है। तो मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय है। तो ये जो एम्प्लॉय है ना, ये सिर्फ इन्हीं का बात मानेगा, ये वाला मैनेजर का बात नहीं मानेगा। क्यों? मैं इस मैनेजर के अंदर काम करूँ तो मैं सिर्फ इनका ही बात मानूंगा। जब मैं एक मैनेजर का बात मान रही हूँ ना, तो वो हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है देख लो, मैं पूछूंगी कि सिर्फ एक ही सुपीरियर का बात को मानना,
ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जब मैं एक सुपीरियर का ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ, जब मैं एक सुपीरियर के बात को मान रही हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब देखो क्या है। The organization should have a single plan of action to guide the effort of manager and worker। बोला है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब पता है तुमको डायरेक्शन क्या है? जब सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा, समझ में आ गया? बोला है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक ही प्लान बनाएं, एक ही एक्शन बनाएं, बस जो प्लान जो एक्शन बनाए ना उसी पे सबको फॉलो कराइए, सभी वर्कर को, ठीक है ना। मान लो कि आपने किसको किसको लिया था, आपने ए बी सी डी को लिया था, तो ए बी सी डी को आप एक ही प्लान बताइए, एक ही एक्शन करने को बोलिए, तब तो आपका है ना जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से तैयार हो पाएगा, जब सब एक ही वे में काम करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि सिंगल प्लान या सिंगल एक्शन करना, ठीक है। अब आ जाओ सबऑर्डिनेशंस। जो नहीं समझ में आएगा तुम लोग बोलना कि मुझे ये नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आया सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, ना किसी के इंडिविजुअल या सबऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ, देखो ए बी सी डी, ठीक है। ये लोग, ये 3% कोई बात बोल रहे हैं मैनेजर को, ठीक है क्या, आप मेरा बात मान लीजिए, कोई मैटर है मान लीजिए कोई इस को, और ये डी बोल रहे हैं, तो फ्योल बोल रहे हैं कि आपको जनरल इंटरेस्ट को मानना चाहिए। जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या, एबीसी इनमें सभी इनमें 3% का बात मिला हुआ है, तो आपको जनरल इंटरेस्ट को मानना है, ना कि किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मानना है, ठीक है ना। आपको इनका बात नहीं मानना, डी का बात को नहीं मानना है, जो ए बी सी जो बोल रहे हैं ना वही बात को मानो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फिर बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा इंटरेस्ट होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बल्कि जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट, रिम्यूनरेशंस। रिम्यूनरेशंस का मतलब होता है फेयर फेयर कॉम्पेंसेशन शुड बी प्रोवाइडेड एम्प्लॉय फॉर देयर सर्विस। जो पर्सन जितना काम करा उसको उतना रिम्यूनरेशन दीजिए, मतलब जो पर्सन जितना काम करा उसको उतना पैसा दीजिए। अब देखो कोई नाइट ड्यूटी कर रहा ना, और कोई डे, मान लो कि ए और बी है ना, आपका ए और बी को लिए, तो ए और बी जो है ना, ए जो है ये नाइट ड्यूटी भी कर रहा, और बी जो है वो सिर्फ डे ड्यूटी कर रहा। तो जो नाइट ड्यूटी कर रहा आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज दीजिए, तो जो जितना काम करो उसको बिल्कुल उस तरीके से पैसा दीजिए, उसके सर्विस के अकॉर्डिंग पैसा दीजिए, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, रुक जाओ एक मिनट, इसको मैं पहले डिलीट करती हूँ, उसके बाद में सेंट्रलाइजेशन का डिफिनेशन बता रही हूँ। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय द नीड कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बोले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। मैं बता रही हूँ, मान लो को के मान लो कि कोई डिसीजन लेना है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिसीजन लेना है, आपको मैनेजर से तो मशवरा लेना है, क्यों, क्योंकि मैनेजर टॉप पोजीशन पे है। ये हो गया सेंट्रलाइज पोजीशन, है ना, ये सेंट्रलाइज पोजीशन है, तो आपको मैनेजर से जाके एडवाइस लेना है। आपने ले लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप क्या बोल रहे हैं, मैनेजर से आपने डिसीजन ले लिया, आपको जो आपके जो मैनेजर के जो नीचे हैं, मैनेजर के नीचे कौन थे, ए बी सी डी पर्सन, इनसे भी जाके आपको मशवरा लेना है। तो जब आप इनसे जो एडवाइस ले रहे हैं ना वो हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप नीचे के लोगों से एडवाइस ले रहे हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन, और जब आप मैनेजर से ले रहे हैं तो वो सेंट्रलाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ही मेथड अप्लाई करना चाहिए। आप कोई पॉलिसी ला रहे हैं, आप किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप जब डिसीजन लेना तो आप दोनों से लीजिए, आप नीचे लेवल के लोगों से भी लीजिए, आप ऊपर लेवल के लोगों से भी लीजिए, है ना। जो टॉप पोजीशन पे हैं उनके भी मशवरा जानिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और जो नीचे जो लो लेवल पे हैं उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इस तरह से अगर आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, ठीक है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा,
ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसे इन्होंने सबसे ज्यादा फ्यूल ने सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया है। इन्होंने बोला लेकिन ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन के बात पे फोकस करना चाहिए। इन्होंने ज्यादा फोकस किया है सेंट्रलाइजेशन पे, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन भी होने चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, स्केलर चेन। अभी मैं पढ़ा रही थी कि स्केलर चेन क्या है, मैं बोली थी कि जब आएगा तो मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि स्केलर चेन क्या है। अभी मैं बता रही थी ना गैंग प्लान के बारे में, तो यहाँ मैं बता रही हूँ। पहले मैं इसको डिलीट करती हूँ, उसके बाद में बता रही हूँ। देखो, स्केलर चेन का मतलब क्या है वो बात समझ लो। पहले मैं एक पिक्चर बना रही हूँ, उसके बाद में बता रही हूँ। ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये सी है और ये डी है, ठीक है। बात समझो, अगर ए को डी से बात करना है, अगर ए को डी से बात करना है ना, तो पहले ए को बी से बोलना पड़ेगा, फिर बी को सी से बोलेगा, फिर सी डी, तब जाके डी से बोलेगा कि ए आपसे बात करना चाह रहा। मतलब पहले ए जाके बी को बोलेगा कि हाँ हाँ, ये काम करना है, तो फिर बी जाके सी को बोलेगा, फिर सी जाके डी को बोलेगा। तो इस तरह का जब एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम होता है ना, तो उसको बोला जाता है स्केलर चेन, ठीक है। देयर शुड बी एन क्लियर लाइन ऑफ ऑथोरिटी होनी चाहिए फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोवेस्ट रैंक। बोला कि एक फ्योल बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑथोरिटी का जो लाइन है ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो लोअर लेवल पे है, जिनका रैंक कम है, वो दिखना चाहिए कि हाँ वो कम है तो वो कम लेवल पे है। और जो मैनेजर है, जो हाई पोस्ट पे, उनका दिखना चाहिए कि हाँ हाई पोस्ट पे है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी सब ऑर्डिनेट को बात करना है, तो उनको पहले अपने ऊपर से जो उनके ऊपर जो उनसे बात करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो है उनके ऊपर उससे बात करना पड़ेगा, फिर जाके जो जो पर्सन जो टॉप में है, तब वो उससे बात करेगा। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेन होना चाहिए। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि क्लियर लाइन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर रैंक। जहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक कमांड बना हुआ है, चेन ऑफ कमांड बना हुआ है ना। यहाँ पे क्या बना हुआ है, चेन ऑफ कमांड बना हुआ है ना। यहाँ पावर का एक कमांड बना हुआ है ना। तो वो साफ दिख रहा कि ए जो है वो कम पोजीशन पे है बी से, बी जो है सी से कम पोजीशन पे है, और सी जो है डी से कम पोजीशन पे है। तुमको पूरा यहाँ पे ऑथोरिटी दिख रहा है कि ओ ये लोग कम कम पोजीशन पे हैं। तो इसको चैन ऑफ कमांड भी बोलेंगे। स्केलर चेन को क्या बोलेंगे, चैन ऑफ कमांड। अब यहाँ पे आता है गैंग प्लान का कॉन्सेप्ट। फ्यूल बोले कि सुनो भाई, मैं इतना भी स्ट्रिक नहीं हूँ, मैं इतना भी स्ट्रिक नहीं हूँ कि एकदम इतना बड़ा ऐसा मैं बना के रखूं। मैं आप लोगों को एक और उपाय देता हूँ। मान लो कि कोई अर्जेंट मैटर आ गया, ठीक है ना, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया, और आपको बात करना है डी से, है ना। डी से बात है, सेम लेवल से आपको बात करना है डी से, ठीक है, और अर्जेंट बात करना है। तब आप क्या करो, लेवल जंप कर लो। सेम लेवल होना चाहिए, लेकिन आप लेवल जंप कर लो। तो आप जब लेवल जंप करोगे ना, तो उसका नाम रहेगा गैंग प्लान, जो कि मैं अभी ऊपर उधर पढ़ाई थी, है ना। मैं अभी पढ़ाई थी ना कि गैंग प्लान होता है। हम्म। तो सुनो, तो ये क्या बोले, मैं उतना भी बड़ा ये नहीं हूं कि एकदम मैं ये इस तरह ऑथोरिटी बना दूंगा। अगर आपको बात करना है, एकदम इमरजेंसी है, तो आप लेवल जंप कर लो। लेवल जंप का नाम क्या है, गैंग प्लान। एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस बार 2025 में कि गैंग प्लान का मतलब क्या है, तो आंसर हुआ था लेवल जंप। ठीक है, हो गया। स्केलर चेन का मतलब चैन ऑफ कमांड, ठीक है ना। स्केलर चेन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ ऑथोरिटी। अगर तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे कि स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, तो लाइन ऑफ ऑथोरिटी या चैन ऑफ कमांड, ठीक है, जहां पे तुमको ऑथोरिटी दिख रहा है, पता है कि कौन कौन से रैंक पे है। अब आ जाओ, बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, है ना। देखो, अब मैनेजर ऑर्डर देगा, वो लोग मानेगा ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी होनी चाहिए। मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉय विद काइंडनेस एंड जस्टिस। उसको अपने एम्प्लॉय के साथ काइंडनेस और जस्टिस बना के रखना है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूनर्स ऑफ पर्सनल, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी अवॉइड, मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना है।
ठीक है। उसके बाद बोला इनिशिएटिव्स, देखो यहाँ पे क्या बोला इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट, देखो यहाँ पे मैनेजर हम क्या बोल रहे थे कि मैनेजर प्लान करता है, प्लान करने के लिए वो क्या करता है, 4 आदमी को बुलाता है ABCD, ठीक है। तो जब वो प्लान कर रहा ना, अब उस प्लान में ये लोग भी चाहेगा कि कुछ इनिशिएटिव मैं डालूं, तो फिर बोल रहा है कि आप इन लोगों का बात एक बार मानिए, इन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। देखो इनिशिएटिव्स का मतलब है एम्प्लॉयज शुड बी इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड प्रपोज इम्प्रूवमेंट। बोला है कि अगर आपने जो प्लान बनाया उस प्लान में अगर जो आपका जो वर्कर है, आपके नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो अगर कुछ बोले कि सर इसमें ये ऐड कर दीजिए, तो आप उसके बात को लीजिए, आप उनके इनिशिएटिव को ले लीजिए। उससे क्या होगा, उनको इनकरेज फील होगा कि देखो जो मैनेजर है वो मेरा बात मान रहा है ना, मेरा मैंने जो इनिशिएटिव किया, मैंने जो अपने माइंड में आइडिया लाया, सर मेरी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, तो आपके प्रोजेक्ट बनने में इम्प्रूवमेंट होगा, आपका पर्पस अचीव करने में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद बोला जरा स्प्लिट दे क्रॉप्स, promoting team spirit will foster harmony unity within the organization। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको हारमोनी बना के रखना है, ठीक है ना। लड़ाई जहां देखो कि लड़ाई झगड़ा में ना, आप उसको प्रमोट करो, वहां स्प्रिट को प्रमोट करो, वहां पे दोस्ती कराओ, एक दूसरे के बीच में यूनिटी कराओ। स्प्रिट दे क्रॉप्स का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी बना के रखना या हारमोनी बना के रखना। ठीक है, हो गया तुम्हारा ये। हालांकि ये आई यूनिवर्सिटी के थ्रू, मेरा आरसी से जान पहचान नहीं था, ये यूनिवर्सिटी के थ्रू आई है मेरे पास। बट है ना, ये फर्स्ट दिन आई थी तो पहला दिन मैं यही क्लास में आई थी, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, छोटा सा टॉपिक से कितना सारा क्वेश्चन। मैं बोली भी थी कि ये वाला छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चन बहुत आता है। मैं बोली कि अगर चेस्टर बनना ना, पढ़ाने का सबका अलग मेथड होता है, चाहे तो इसको हार्ड वे में भी पढ़ा सकते हैं, और चाहे तो इसको इजी वे में भी पढ़ा सकते हैं, हम इसको ये बोले भी थे। तो और इससे क्वेश्चन भी बहुत आया था एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं, है एकदम छोटा सा, तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, चेस्टर बर्नार्ड जो है ना, वो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चेस्टर आई बर्नार्ड जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, पहला क्वेश्चन। सिर्फ कम टू द पॉइंट है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी कुछ छोड़ने के लिए। अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी किसने दिया है, तो ये हो जाएगा चेस्टर आई बर्नार्ड। चेस्टर आई बर्नार्ड जो है वो एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अब हम लोग को ये समझना होगा एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या बोला जाता है, तो मैं इसको दूसरे पेज में समझाऊंगी। फिर इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, जॉन ऑफ इनडिफरेंस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि जॉन ऑफ इनडिफरेंस किसने दिया, देखो इनडिफरेंस लगा हुआ है, ठीक है ना, इनडिफरेंस, जॉन ऑफ इनडिफरेंस है, इन लगा हुआ है, बिकॉज कि इन नहीं लगा हो जाएगा तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इनडिफरेंस। ठीक है, तो ये किसने दिया, चेस्टर आई बर्नार्ड ने। इतना याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस बार नया पहला बार दिया, मैं आरसी को पहला बार पढ़ाई थी तो बोली थी कि देखो सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम दे सकता है, ये एग्जाम में इस बार दिया भी था 2025 में। थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम, अभी मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक ना। ये दोनों को मैं दूसरे पेज में क्लियर करूंगी, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम क्या है। तुम लोग ना तराजू देखी होगी ना, तराजू, इस तरह से तराजू बना हुआ रहता है, इस तरह से। तो इन्होंने बोला ना, चेस्टर बर्नार्ड बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए, है ना, ताकि लोगों को जो वर्कर है ना, जो एम्प्लॉयमेंट है ना, उनको सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिले। तो बोला कि किस चीज का इक्विलिब्रियम, बोलो देखो, वर्कर जब दिन भर काम करता है ना, वर्कर दिन भर काम कर रहा है, तो बिल्कुल जितना वो काम कर रहा है ना, उनको उतना उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। और वर्कर को सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब उनको हम हर तरह का इनिशिएटिव देंगे। देखो इन्होंने पैसा के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है, इन्होंने इक्विलिब्रियम के बारे में मान किया है। इन्होंने इक्विलिब्रियम का मतलब खाली समझा है कि इक्विलिब्रियम क्या है, कि जो एक वर्कर है अगर वो काम कर रहा है दिन भर, मान लो कि 12 घंटा काम कर रहा है, तो उसको 12 घंटा का सैलरी पैसा जितना बन रहा दे दो। लेकिन अगर एक वर्कर है जो 24 घंटा कर रहा, पूरा 24 आवर्स काम कर रहा, तो उसको 24 आवर्स का जॉब दो, वो पूरा दिल लगा के काम कर रहा है ना। एक वर्कर है बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, कंपनी को अपना अच्छा समझ रहा, तो आप उसको बोनस भी दो, सब चीज दो, उसका सब ख्याल रखो, एवरीथिंग रखो, उसको डॉक्टरी मेडिकल ये ट्रीटमेंट सब वगैरह दो। इस तरह से क्या होगा, देखो जब वर्कर है तुम्हारा, है ना, जब वर्कर तुम्हारा कंपनी में काम कर रहा है, तो वो तो बहुत अच्छे से कर रहा, पूरा ध्यान से कर रहा तुम्हारा, है ना, खूब अच्छा से पूरा दम ध्यान दे रहा है, मेरा कंपनी, मेरा ये मेरा वो, तो तुम्हारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रहा है कि उसका सब चीज पे ध्यान दो। कहने के मतलब उसे सिक्योरिटी ले लो, है ना, उसको उसको अच्छा सैलरी दो,
उसका सिक्योरिटी लोगे, अगर उसको कुछ हो रहा प्रॉब्लम, मेडिकल हेल्थ इशू हो रहा है तो तुम उसका देखो, हर चीज तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, कंपनी के अंदर जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना इक्वालिब्रियम बना रहेगा, बिल्कुल तराजू के जैसा इक्वालिब्रियम, इक्वालिब्रियम बना हुआ रहेगा। वो काम भी अच्छा करेगा और तुमको भी फायदा होगा, ठीक है ना। एक बात हो गया। ये इकोनॉमिक मैन को रिजेक्ट करते हैं। ये बोले कि जो पैसा वाला इंसान होता है ना, जो पैसे से मोटिवेट होता है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सोशल मैन को सपोर्ट करता हूँ, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये रिजेक्ट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इकोनॉमिक मैन यानी पैसा वाला इंसान, जो लालची, जो पैसा देकर मोटिवेट हो रहा ना, मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारा है ना, इकोनॉमिक मैन को रिजेक्ट कौन करता है, तो चेस्टर बर्नार्ड। अब मैं यहाँ पे एक और स्टोरी तुम लोग को सुनाऊंगी, सुनो। सबसे पहले अगर तुम देखोगी कि पहले आते हैं फॉर्मल वाला थिंकर, ठीक है ना, फॉर्मल थिंकर आए। उसके बाद आए इनफॉर्मल थिंकर, ठीक है। फिर आया फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल। देखो, जो फॉर्मल जो थे ना, खाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, खाली ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे ग्रो करना है, ठीक है ना। जो फॉर्मल वाले थिंकर थे, उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी की, कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाना, उनको कैसे ग्रोथ करना है, ठीक है। तो ये थिंकर कौन थे, फ्योल हो गए, है ना, हेनरी फ्योल हो गए, गलीक हो गए, लूथर गलीक हो गए। उसके बाद जितने भी क्लासिकल थिंकर है ना, वो लोग आ जाएंगे, जैसे तुम्हारा FW टेलर हो गए। तो वो लोग, उन लोगों ने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रोथ होने के बारे में बात किया, ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद आया इनफॉर्मल, जो सिर्फ खाली ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। ये हो गया एल्टन मायो, ठीक है ना, ह्यूमन, ठीक है ना। ह्यूमन के बारे में वो कौन बात कर रहा है, एल्टन मायो। तो इनफॉर्मल थिंकर कौन है, इनफॉर्मल थिंकर तुम्हारा एल्टन मायो, LELTON। एल्टन मायो जो है ना, वो सिर्फ इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ इंसान, ह्यूमन के फायदे के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ ह्यूमन के बेनिफिट के बारे में बात करें, कि इंसान को कैसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसलिए ये इनफॉर्मल थिंकर है, ठीक है ना। फॉर्मल थिंकर क्या करे, खाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और इनफॉर्मल क्या करे, खाली ह्यूमन के बारे में स्टडी करे। लेकिन ये पहले ऐसे थिंकर थे, चस्टर बर्नार्ड ऐसे थिंकर थे, बर्नार्ड ऐसे थिंकर थे, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की जब स्टडी की, तो इन्होंने फॉर्मल भी स्टडी की, इन्होंने देखा फॉर्मल भी क्या प्रॉब्लम है, और इन्होंने इनफॉर्मल भी स्टडी की, मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की भी स्टडी की और इन्होंने ह्यूमन की भी स्टडी की। समझ में आ गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इनफॉर्मल थिंकर कौन है, तो एल्टन मायो, ठीक है। अगर पूछे फॉर्मल कौन है, तो फ्योल, गलीक और तुम्हारा डब्ल्यू टेलर, ये लोग आ जाएंगे। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कौन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी स्टडी करते हैं और तुम्हारा ह्यूमन के बारे में भी स्टडी करते हैं, तो वो है बर्नार्ड। देखो, अभी इन्होंने जितना भी बोला, यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं। अभी हम इनके आगे जाएंगे तो ये देखना कम्युनिकेशन के बारे में भी बोलेंगे, कि इंसान के कम्युनिकेशन के बारे में। तो समझ में आ जाएगा कि ये दोनों चीज के बारे में बोले, मतलब इनको एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में ये ह्यूमन के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। तो इस वजह से ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों थिंकर है। समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना ये वाला, ठीक है। अभी ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पेज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। देखो, ये क्या बोले, चेस्टर बर्नार्ड ना एक कॉन्सेप्ट देते हैं, जॉन ऑफ इंडिफरेंस। ये एग्जाम में इसका डेफिनेशन आता है, ठीक है ना, जॉन ऑफ इंडिफरेंस। बोले कि जॉन ऑफ इंडिफरेंस बोलते किसको है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ। बर्नार्ड बोलते हैं कि डेवलप ए कॉन्सेप्ट इन रिस्पेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑथोरिटी बाय सबऑर्डिनेट फ्रॉम हिज मैनेजर। बोले कि आपको तो पता है ना कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं, मान लो कि ये लड़की सबऑर्डिनेट है, मैं इसका पिक्चर बना रही हूँ, ठीक है ना। ये कोई लड़की है और इधर कोई मैनेजर है, ठीक है।
तो ये लड़की इनके ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है, मैनेजर जो भी बोलेगा उसको ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, ठीक है ना। एक्सेप्ट करी तो ये तो समझ में आ गया एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, जो पहला कॉन्सेप्ट में बताई कि ये क्या है, एक्सेप्ट, ये मैनेजर इसको क्या बोला, सॉरी सॉरी मैं एरो गलत बना दी, रुक जाओ। ऑर्डर तो मैनेजर ना देगा, ऑर्डर मैनेजर देगा ना, ऑर्डर कौन दिया, मैनेजर दिया, ठीक है, मैनेजर दिया, मैनेजर इस लड़की को ऑर्डर दिया, लड़की का नाम है ए, ठीक है ना, ए को ऑर्डर दिया, तो लड़की ने क्या किया, उसके ऑथोरिटी को एक्सेप्ट किया, है ना। लड़की सबऑर्डिनेट है और मैनेजर मैनेजर है, तो उसने जब उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट किया तो वो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है, उसके ऑथोरिटी को एक्सेप्ट किया। अब बोला कि जॉन ऑफ इंडिफरेंस क्या होगा, अब सुनो जॉन ऑफ इंडिफरेंस क्या होगा, एग्जाम में बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन आता है। बोले कि जब ऑर्डर, व्हेन ऑर्डर आर एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन। अब जब देखो ये मैनेजर इसको ऑर्डर किया, तो ये लड़की मैनेजर से कुछ क्वेश्चन नहीं करेगी कि आपने मुझे ऑर्डर क्यों किया, आप होते कौन है। जब ये कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रही है और ये इसका ऑर्डर को फॉलो कर रही है ना, यानी ये इंसान इस जोन में है, ये एक जोन में है, ये किस चीज का जोन में है, मैनेजर के जोन में है, ठीक है। ये ऑफिस में है और ऑफिस के अंदर कौन सा जोन पे है, मैनेजर के जोन पे है। अब ये मैनेजर जब इसको ऑर्डर देगा ना, तो ये लड़की से क्वेश्चन नहीं करेगी कि आप मुझे क्यों ये ऑर्डर दे रहे, बिकॉज बिकॉज कि ये आदमी एक ऐसा पोजीशन इसको मिला हुआ है, इसको जोन ऑफ इंडिफरेंस मिला हुआ है, ये एक जोन में है ना, जोन में, ये एक ऑफिस में है ना, ऑफिस के अंदर बोल रहा ना, ऑफिस के अंदर है, तो करेगी हर हाल में विदाउट क्वेश्चन किए हुए, है ना, विदाउट क्वेश्चन, बोली कोई क्वेश्चन नहीं करेगी, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, ऑर्डर को, बोला कि जब कोई ऑर्डर, व्हेन ऑर्डर आर, जब कोई एक्सेप्ट करता है विदाउट क्वेश्चन किए हुए, ठीक है ना, बोला कि जब कोई ऑर्डर कर रहा है और वो ऑर्डर बिल्कुल विदाउट तुम क्वेश्चन किए हुए एक्सेप्ट कर रही हो ना, उसी को बोला जाता है जॉन ऑफ इनडिफरेंस। अब मेरे बात सुनो, अगर ये आदमी बाहर रहता और ये लड़की बाहर रहती, मतलब ऑफिस में नहीं रहता, ठीक ना, मान लो कि ये लड़की है कोई कैफे में आई है, ठीक है ना, ये लड़की कोई कैफे में, मैनेजर कोई कैफे है, अब ये मैनेजर बोलेगा हेलो, क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या तुम लोगों को, क्या, हेलो, हाँ, ठीक है, हो जा रहा है इस वजह से मैं मेरे बात सुनो, कोई ऑर्डर कर रहा ये हुए उसको ही बोलते हैं जोन ऑफ इनडिफरेंस। भाई क्यों, क्योंकि वो एक अलग डिफरेंट जोन में है, वो एक मैनेजर के जोन में है ना। लेकिन जब वो पर्सन कैफे में मिलता है उस लड़की से और वो बोलेगा कि जाओ तुम मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ, तो वो लड़की नहीं मानेगी, बिकॉज की बोलेगी भाई अभी तो आप अलग जोन में हैं, अभी आप मैनेजर नहीं हो, आप ऑफिस में मैनेजर हो, अभी तो आप मेरे लिए नॉर्मल इंसान हो, है ना, अभी इनका जोन जो डिफरेंस हो जाएगा तब वो क्वेश्चन नहीं करेगी, है ना, तब वो जोन ऑफ इनडिफरेंस में नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना कि जोन ऑफ इनडिफरेंस किसको बोलते हैं, व्हेन ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर करे, है ना, और वो ऑर्डर जब दूसरा पर्सन विदाउट क्वेश्चन किए हुए एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो उसी को बोला जाता है जॉन ऑफ इनडिफरेंस। ये वाला रट लो, व्हेन ऑर्डर आर एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन इट इज ए कॉल्ड जॉन ऑफ इनडिफरेंस, ठीक है। कितना छोटा, बस इतना याद करना है, इनका दो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, दो बुक को रट लो, बस दो ही बुक है, और दो बुक आता भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एक, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, दो, एक है, तो दोनों बुक 10 साल के फर्क पे ही लिखा गया है, एक 1938 में लिखा गया है और दूसरा 10 साल के बाद 1948 में लिखा गया है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब आ जाओ, ये इन्होंने जो बोला तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अब ये इंसान के बारे में बोलते हैं, बोले कि बोल रहे ना ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए 3 एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए 3 एलिमेंट का होना बहुत बहुत जरूरी है। मैं आरसी को बोली भी थी और एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, इसी से आया था, एक ही वाला लाइन उठा के आ गया था, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 एलिमेंट होना जरूरी है। पहला एलिमेंट क्या बोला कि कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन मतलब क्या? देखो, बोला कि जब दो लोग आपस में काम करते हैं ना, तो दोनों लोगों को आपस में बात करना बहुत जरूरी है। आ गया ना इंसान के बारे में बात, आ गया ना ह्यूमन के बारे में। बोले कि जब दो लोग आपस में काम करते हैं ना, कलीग जब आपस में काम कर रहे हैं ना, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन ऐसा थिंकर है जो कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं? तो वो चेस्टर बर्नार्ड बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में, सॉरी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जब आपस में लोग काम करते हैं ना, तो विदाउट कम्युनिकेशन नहीं रह पाएंगे। उनको आपस में कम्युनिकेशन करना ही है। कम्युनिकेशन करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि सुनिए, विलिंगनेस टू वर्कर। देखो, जब वो कम्युनिकेशन करेंगे ना, तब वर्कर के अंदर विलिंगनेस आएगा। और आपके ऑर्गेनाइजेशंस में 3 एलिमेंट होना चाहिए। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा विलिंगनेस टू वर्क। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? मर्जी से काम करना। तो वर्कर के अंदर मर्जी तभी आएगी जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा। तुम देखती हो, अगर हम कहीं पे जाएं, कोई हम लोग से बात नहीं करता तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा वहां पे रहने में। बट कैसा वहां का माहौल, एक दूसरे से तो बात ही नहीं करते है ना। तो उसी तरह बोल रहे कि वर्कर का विलिंगनेस कब आएगा? जब वर्कर को कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। जब अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तभी वो अच्छा से काम करेगा। अच्छा इन्वायरमेंट कब मिलेगा? जब एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगा, तब तो। जब कलीग आपस में फ्रेंड रहेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तब जाके तुम्हारा कम्युनिकेशन ग्रो करेगा। तो बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और वर्कर के अंदर विलिंगनेस होना जरूरी है। मतलब वर्कर जब काम करे तो पूरा विल से करे। विल का मतलब क्या? मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से काम करे। मर्जी कब आएगा? जब वो कम्युनिकेशन करेगा आपस में, तब। अब मार पड़ेगा तुमको। ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? विलिंगनेस टू वर्क। तीसरा क्या बोल रहा कि कॉमन पर्पस होना चाहिए, एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बोले क्या कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में सब वर्कर काम कर रहे हैं, तो सबको कॉमन पर्पस दो। सबको एक ही पर्पस रखो कि तुम्हारा क्या है, इतना ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट को इंक्रीज करना है। सबको एक पर्पस दो, एक एम दो, एक ऑब्जेक्टिव दो। ऑब्जेक्टिव्स तय कर दो कि ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है ना। तो सभी वर्कर को इतना 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 काम करना है। कॉमन पर्पस या कॉमन एम है या कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सेम ही होगा। ठीक है। अच्छा बताओ, तुम लोगों को ये समझ में आया? कहीं पे कंफ्यूजन है? नहीं ना। चेस्टर बर्नार्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, चेस्टर बर्नार्ड कंप्लीट और हैजब्रग का थ्योरी पढ़ेंगे। ये थ्योरी छूट गया था मुझसे। एक्चुअल में छूटा नहीं था, मतलब कुछ कुछ नहीं लिखा हुआ था। ये अंजलि का बहुत डिस्टरबेंस हो रहा। नहीं अंजलि, क्यों डिस्टरबेंस इतना हो रहा? बारिश होता है तो बहुत डिस्टर्ब होता है। ओ अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखो देखो, मैं उधर बढ़ा चुकी हूँ, अभी क्वेश्चन करूंगी तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। ये दूसरा, ये हसब्रग का मोटिवेशन हाइजन थ्योरी है। ठीक है ना। हसब्रग का कल क्वेश्चन भी आया था, तुम लोग देखी थी। ये है ना, कल देखी थी मोटिवेशन वाला क्वेश्चन। चलो आ जाओ। इससे ना क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, जैसे कभी मोटिवेशन पूछ लेगा कि बताओ मोटिवेशन में क्या है, फिर पूछेगा बताओ हाइजीन फैक्टर में क्या है। ठीक है। हमें पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनो। हैजब्रग थी, ठीक ना। हैजब्रग थी। वो एक वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं। ठीक है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके वो अपना स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो जब स्टडी करते हैं ना, तो उनको दो तरह के लोग मिलते हैं स्टडी में। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में तुम देखी होगी, हर जगह दो तरह के लोग होंगे। एक तो जो अपने काम से सेटिस्फेक्शन होते हैं, एक जो अपने काम से डिससेटिस्फेक्शन होते हैं। जैसे तुम यूनिवर्सिटी का ले लो। अगर तुम यूनिवर्सिटी में भी जाओगी, अगर तुम रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट पे, तो तुम किसी सर के बारे में पूछोगी, तो तुमको दो तरह का स्टूडेंट मिलेगा। ऐसा एक टीचर को सपोर्ट करता हो, एक जो टीचर के अगेंस्ट हो। ठीक है ना। तुम जब भी कोई पूछोगी किसी टीचर के बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू लोगी, तो हमेशा दो स्टूडेंट मिलेगा। एक तो जो तो टीचर को सपोर्ट करेगा, एक वो जो टीचर के अगेंस्ट में रहेगा, है ना। उसी तरह हैसबर्ग जब एक कंपनी के अंदर जाते हैं, तो उनको दो तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है ना। तो जब दो तरह के लोग मिले, तो उसको क्या नाम रखें? टू सॉरी, यहाँ से टू फैक्टर थ्योरी, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ टू फैक्टर थ्योरी। इनको ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग मिले। एक जो अपने काम से सेटिस्फेक्शन है, जो अपने काम से बहुत खुश है, कंपनी के पॉलिसी वगैरह से खुश है। ठीक है ना। सेटिस्फेक्शन मतलब अपने काम से सेटिस्फाई है। ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन। दो तरह के लोग मिले, अभी मैं बता रही हूँ।
है ना। दो तरह के लोग मिले, एक तो सेटिस्फेक्शन वाले लोग मिले और दूसरा मिले डिससेटिस्फेक्शन लोग, डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, जो अपने काम से खुश नहीं है, मुझे तो पसंद नहीं है ये काम, मैं छोड़ के चलो जाऊंगा, इस तरह के 10 तरह का बात बोल रहे हैं। दो तरह के लोग मिले, एक एक लोग मिले जब वो इंटरव्यू लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो दो तरह के लोग मिले, एक तो सेटिस्फेक्शन वाले मिले, एक तो डिससेटिस्फेक्शन वाले मिले, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो सेटिस्फेक्शन लोग थे ना, वो मोटिवेटेड थे, पूरा मोटिवेटेड थे, वो मोटिवेट पर्सन थे, ठीक है ना। और जो डिससेटिस्फेक्शन थे ना, वो हैजिन थे, हैजिन। हैजिन का मतलब उसको अपने काम पसंद नहीं था, उन्होंने इसको नाम दिया हैजिन, ठीक है, हैजिन बोला, ठीक है। जो काम नहीं पसंद कर रहे वो हैजिन है, जो काम पसंद कर रहे वो सेटिस्फेक्शन है और मोटिवेटेड है, समझ में आ गया। अब इन्हीं से इन्होंने नाम देखो क्या। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हैजिन थ्योरी किसने दिया, तो हैजबर्ग ने दिया। टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया, तो हैजबर्ग ने दिया, ठीक है। तो अब इनमें बोला गया कि भाई जो मोटिवेटेड लोग हैं ना, तो वो मोटिवेट क्यों है, क्यों मोटिवेट है। तो देखो, इन्होंने जब स्टडी किया तो इनको ये बात पता चला कि जो मोटिवेट पर्सन है ना, तो उनको अचीवमेंट मिला था, मतलब उनको बहुत सा ज्यादा काम में अचीवमेंट मिला था। ये रटना है पूरा, ठीक ना। अब मैं पूछूंगी अचीवमेंट किस में आएगा, रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मोटिवेशन में क्या आया हुआ है, अचीवमेंट, यानी वो क्यों, इसे भी बंद कर देना, डिस्टर्बेंस है, ठीक है। ये क्यों क्यों मोटिवेट है, क्योंकि ये जो पर्सन, जो मोटिवेट पर्सन है ना, जो सेटिस्फाइड पर्सन है, वो क्या है, वो अचीवमेंट है, ठीक है ना। उसको अपने काम में क्या मिला हुआ है, अचीवमेंट मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है। पहले अचीवमेंट मिलेंगे, हो या फिर कोई ऐसा पर्सन मुझे मिला जो खुश था। एक आदमी से तो वो डेटा लिया नहीं था, बहुत सारा लोग था जो खुश था। तो बोला कोई मुझे मिला जो रिकॉग्नाइजेशन किया हुआ था, मतलब हो सके उसको कंपनी की तरफ से रिकॉग्नाइज किया होगा कि ये मैनेजर है, ये बहुत अच्छा काम करता है ना, तो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, इसलिए वो खुश है, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर बोल रहा है कि द वर्क इट सेल्फ, बोला एक पर्सन इसलिए खुश था क्योंकि उसको काम मिला था, उसको ढेर सारा काम है। काम किसको मिलता है, जो अच्छा काम करता है, ठीक है ना। तो एक पर्सन इसलिए खुश था क्योंकि उसको वर्क मिला था, खुद से काम करने के लिए, वर्क इट सेल्फ, है ना। वर्क इट सेल्फ मिला था उसको काम करने के लिए, इसलिए वो खुश था। क्यों, क्योंकि उसको काम मिला था, क्योंकि वो अच्छा काम करते थे, उसको काम मिला था, इसलिए खुश था। फिर बोल रहा है कि एक आदमी और क्यों खुश था, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है, तुम ये काम करना है, तुमको तुम्हारे अंदर 4 आदमी काम करेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ था। एक आदमी क्यों खुश था, क्योंकि उसको एडवांसमेंट मिला हुआ था, पहले से एडवांस मिला हुआ था ढेर सारा। एक आदमी क्यों, उसको बहुत ग्रोथ हुआ था, मान लो पहले मैनेजर था, है ना, फिर उसको सीनियर मैनेजर बना दिया गया, तो इस वजह से ये लोग खुश था, तो ये लोग मोटिवेट थे। तो मोटिवेट में कौन आएगा, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, वर्क इट सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। अब बोला जो हाइजीन पर्सन से हम मिले ना, तो जो जैसे मैं हाइजीन पर्सन से मिले, तो आप क्यों डिससेटिस्फाई है, तो बोला मुझे कंपनी की पॉलिसी पसंद नहीं है, इसलिए वो ना खुश था, मुझे ये कंपनी में रहना नहीं, मुझे कंपनी का पॉलिसी नहीं पसंद है। फिर दूसरा पर्सन से मैं मिली तो बोली, मैं पूछा कि आप क्यों आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोला क्योंकि मुझे जो सुपरवाइजर जो है ना, जो मुझे सुपरवाइज कर, जो मेरा मैनेजर है, वो बहुत खड़ूस है, मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है, ठीक है ना। तीसरा बोला रिलेशनशिप, बोला मेरे मेरे कलीग के साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं, मेरे सबसे लड़ाई झगड़ा होता है। अब एक क्लास में एक लड़की है, उसे सब कोई लड़ाई करे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, रिलेशनशिप की वजह कर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरा से मैं पूछी कि आपको क्यों नहीं काम पसंद है, तो बोला वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, काम करने का जगह ही नहीं ठीक नहीं है, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर मैं दूसरे पर्सन से पूछी कि आप बताइए, तो बोला कि रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पैसा, सैलरी, मुझे सैलरी ठीक से नहीं मिलता है, ठीक है ना, मुझे सैलरी ठीक से नहीं मिलता, मतलब सैलरी बोले या रिम्यूनरेशन बोले सेम है। फिर एक और पर्सन से पूछा तो बोला सिक्योरिटी ठीक से नहीं है, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी ठीक से मतलब क्या, कि जैसे एक तो होता तुमको सिक्योरिटी देना कि हेल्थ, मेडिकल मेडिकल इलाज कराता है कंपनी, ठीक ना। दूसरा कि अगर आपको कुछ होगा तो कंपनी उसका जिम्मेदारी लेगा, है ना। फिर तुमको बहुत सारा सिक्योरिटी इश्यूज जो है मुझे कंपनी का पसंद नहीं है। तो ये जो है ना हाइजीन फैक्टर में आएगा इधर वाला ग्रीन वाला, और मोटिवेशन फैक्टर में आएगा तुम्हारा रेड वाला। अब तुम मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
समझ में आया? अब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन कैसे आता है, देखो पहले आएगा टू फैक्टर करके पूछेगा। अब एग्जाम में तुमको देखो क्वेश्चन कैसे देता मैं बता देती हूँ कि क्यों आया क्वेश्चन है। अचीवमेंट रहेगा, खाली मैं एक लिख रही हूँ, रिकॉग्नाइजेशन है और एडवांसमेंट है, ठीक है ना। और एक तुम्हारा सिक्योरिटी है, बोलेगा इसमें से कौन सा हाइजीन फैक्टर है, इसमें से कौन सा हैजबर्ग का हाइजीन फैक्टर है, ठीक है ना। तो तुमको पता है सिक्योरिटी हाइजीन फैक्टर, तो तुम निकाल ली। या फिर तुमको 3 दे देगा तुम्हारा इसमें से और एक दे देगा इसमें से, आप पूछे बोलेगा बोलो इसमें से हाइसबर्ग का कौन सा मोटिवेशन फैक्टर है, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग फॉलेट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक ना। फॉलेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो फॉलेट ने सबसे पहले देखेंगे फॉलेट ने क्या क्या दिया, किस किस चीज के बारे में, कौन कौन से टॉपिक के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है ना। हमें ना फॉलेट के बारे में अंजलि का बहुत ही डिस्टरबेंस हो रहा, ठीक है। देखो फॉलेट के बारे में कोई बात नहीं है अंजलि, जब मैं ये तो अगर जो क्लास छूट जा रहा ना उसको तुम एक बार सुन लेना रिकॉर्डिंग में जाके, ठीक है ना। मैं सारा क्लास रिकॉर्डिंग में डाल दी हूँ और ये भी मैं डाल दूंगी, तो तुम सुन लेना अगर छूट जाएगा तो। अब यहाँ पर भी बारिश हुआ है, मैं क्या करती हूँ, मैं इंटरनेट यूज ही नहीं करती हूँ, सिर्फ इंटरनेट इसीलिए बचा के रखती हूँ कि मुझे बस क्लास कराना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया गया, एग्जाम में आएगा तो इससे ही क्वेश्चन आया हुआ था, तुम लोग देखी थी, हम लोग सॉल्व भी की प्रीवियस ईयर कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया, तो मेरी पार्कर फॉलेट। मैं पूरा नाम नहीं लिखी हूँ, तुम लोग समझ जाना, मैं भूल गई हूँ लिखने के लिए, मेरी है मेरी पार्कर फॉलेट, हालांकि यहाँ पे खाली फॉलेट लिखी हूँ मैं, ठीक है ना, ये ओ है। उसके बाद इन्होंने कोऑर्डिनेशंस के बारे में भी बताया दिया है अपना थ्योरी, इन्होंने पावर के बारे में बोला है, इन्होंने ऑथोरिटी के बारे में भी बोला है, इन्होंने कंट्रोल के बारे में भी बोला है, इन्होंने लीडरशिप के बारे में भी बोला है। अब इसके बाद हम लोग इनका बुक पढ़ेंगे, फॉलेट का बुक। फॉलेट का बुक जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव से, सॉरी, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इनका फॉलेट का बुक है, पहला बुक। देखो यहाँ पे कोई डेट ऐसे मतलब दिया हुआ नहीं है, डेट मत याद करना, ठीक है ना। ऐसे कर भी सकती हो डेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया हुआ, कर भी सकती हो। ऐसे करो ना, पहले स्पीकर है ना, स्पीकर, नया स्पीकर न्यू बना, क्रिएटिव था, डायनेमिक था, ऐसे करके अगर एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आए तो ऐसे ही बनाना है ना। अगर वो दे देगा कि फॉलेट का बुक का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करो, है ना, तो स्पीकर पहले था, स्पीकर हाउस में बैठा, न्यू स्टेट बना, क्रिएटिव स्पीकर था, बहुत डायनेमिक था, इस तरह से कर लेना। अब हम लोग बुक का नाम याद करें। पहला बुक का नाम है स्पीकर हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरा बुक का नाम है न्यू स्टेट, द न्यू स्टेट, 1918 की बुक है। उसके बाद है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल बुक आया हुआ है, 1924 की बुक है। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका डेट ठीक से नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं नहीं लाई थी, बट ये लास्ट में ही आएगा, ठीक है ना, ये लास्ट में ही आएगा, इतना याद रखना। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, बहुत ही हल्का, ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन में भी ये वाला हम लोग सॉल्व किए थे, जो कल आया था, जो अंजलि बोली कि मैम मैं बताऊं इसका आंसर, वही वाला ये है कि यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। देखो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ठीक ना, फॉलेट आर्ग्यू करती है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ना एज ए नेचुरल एंड इनविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, बोला कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये नेचुरल है, इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। इनविटेबल का मतलब होता है हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते। तुम ही देखो ना कि बोला जाता है, मुझे नहीं पता, मेरी फ्रेंड लोग बोलती है कि जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है वहीं पे ज्यादा ये होता है ना। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी देखोगे तो बोले लड़ाई झगड़ा होने से ही थोड़ा सा ये होता है, मतलब जो भी जो होता है। तो यहाँ भी फैलट यही बोल रही है कि हम लोग नहीं रह सकते कॉन्फ्लिक्ट के बिना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक ना, कॉन्फ्लिक्ट के बिना रह ही नहीं सकते हैं, इनविटेबल पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट। डज नॉट नेसेसरी हैव टू लीड द डिटरियस आउटकम्स, मतलब जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट का कंक्लूजन हमेशा गलत ही निकले। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका ना रिश्ता लगा हुआ था, तो रिश्ता लगा हुआ था तो हमेशा अपना मतलब जिससे रिश्ता लगा हुआ था तो हमेशा उससे बात करती है, लड़ाई हो जाए
तो हम बोले तो कितना लड़ाई करती है बाबा, हाँ तो ज्यादा से ज्यादा तो लड़ाई होती है, नहीं लड़ाई करने से ही तो प्यार बढ़ता है, वो बोली मेरे को। तो यहाँ पे वही बात ही बोल रही कि हमेशा नहीं कि लड़ाई का वो बोली ना, जब भी लड़ाई करते हैं उसका बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा से बात होता है, और जहाँ ज्यादा दिन हो जाता है ना लड़ाई की हुई तो और चिड़चिड़ा के लड़ाई होता है। वो मेरे को अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। अब मेरा मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस बता, क्या बात है, मेरे को बताने लगी कि देख लड़ाई के बाद और रिलेशनशिप मजबूत हो जाता है। तो मेरी परकन फोल्ड भी वही बोल रही है कि हमेशा लड़ाई जो है ना डिटोरियस आउटकम्स नहीं निकालता है, मतलब हमेशा कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारा खराब ही आउटकम्स नहीं निकालता है, कभी कभी लड़ाई तुम्हारा अच्छा कंक्लूजन भी निकालता है। मेरी पार्कर फॉलिड बोल रही है, ठीक है। इन्होंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का 3 रास्ता है। आप कॉन्फ्लिक्ट को कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन 3 रास्ता है उसे रिजॉल्व करने के लिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पहला क्या है, डोमिनेशन, दूसरा है कॉम्प्रोमाइज, तीसरा क्या है, इंट्रीगेशन। कल हम लोग सॉल्व किए थे, कल की परसों वाला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा मेरी पार्कर फॉलेट का नहीं है, कल ही था जो आरसी बोली कि जब अगर आप नहीं भी बताइएगा तो इसका आंसर पता है। डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड इंट्रीगेशन के बारे में मेरी पार्कर फॉलेट बात करती है, ठीक है। लेकिन बोल रही कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन है। अच्छा डोमिनेशन के बारे में तो समझ लो, डेफिनेशन समझ लो। मान लो कि कोई ए है और बी है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, तो डोमिनेशन का मतलब है कि ए ने बी के ऊपर डोमिनेशन किया और जीत गया लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट जीत गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा, जब बी पावर में आएगा ना तो तुमसे बदला लेने आएगा, ये बात याद रख लो। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई नहीं खत्म नहीं होगा। फिर बोला कॉम्प्रोमाइज, बोलो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, सुनो। ए और बी, ए कमजोर है ना तब बी के साथ जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जैसे बी पावर में बढ़ा, जैसे वो भी बढ़ा तो आके बी के फिर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, ठीक है। अब मैं भी अमीर हो गई, मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज, हो गया, ठीक है। इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन का मतलब, ये इंट्रीगेशन बहुत अच्छा, हाँ ये बेस्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए फॉलिड बोलती है बेस्ट। क्यों बोले, फॉलिड बोले कि ये जो है ना इंट्रीगेशन propose that conflict should be resolved through the intrigation। बोला अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो आप इंट्रीगेशन का यूज करिए। क्यों, वेयर बोथ पार्टीज फाइंड ए म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन, यहाँ पे दोनों पार्टी दिल से आते हैं कि नहीं नहीं आप लड़ाई खत्म करना चाहिए, सचमुच बहुत हो गया। इंट्रीगेशन का मतलब होता है यूनिटी, यहाँ दोनों के दिल में यूनिटी आ जाती है और वो लोग यूनिटी यूज करके आगे बढ़ते हैं। जब दोनों के दिल में ये बात आ जाए ना कि अब लड़ाई खत्म करना है भाई, अब मुझे नहीं लड़ाई करना, अब हम लोग इंट्रीगेट हो जाते हैं, तो ये वाला ठीक है। इंट्रीगेशन का मीनिंग भी होता है यूनिटी। ये पेज समझ में आया सबको, मैं आगे चलूं, किसी को भी ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो। बस 3 ही वर्ड है कि मेरी पार्कर फॉलो 3 वर्ड देती है ना, रिजॉल्व करने के लिए, डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज, इंट्रीगेशन, है ना। एग्जाम में आया था क्वेश्चन कौन सा नहीं दी थी, तो डोमिनेशन था, कॉम्प्रोमाइज था, इंट्रीगेशन था, तो जो नहीं दी थी उसको हटा देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, ये वाला। अब ये बोलती है, एक और बात सुनो, ऑर्गेनाइजेशन बात, ये मेरी पार्कर बोलो एक बात बोलती है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, डीपर्सनलाइज ऑर्डर किसने दिया, तो मेरी पार्कर फॉलेट ने दिया, सॉरी मेरी पार्कर फॉलेट ने दी। मेरी पार्कर फॉलेट जो है ये लेडी है, कोई जेंट्स नहीं है, ठीक है ना, ये सी है, ही नहीं है, ये बात रखना। जो मैं एमपी फॉलेट बोली, खाली फॉलेट ही बोले, छोड़ो। फॉलेट जो है ना, बिकॉज मैं इतना बोल रही हूँ ना इसलिए मेरा थोड़ा ये हो रहा है। फॉलेट जो है ना एक कॉन्सेप्ट दी थी जिसका नाम था डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर। अब इतना बड़ा तुम लोग देख के डर मत जाना कि मुझे याद करना पड़ेगा, बिल्कुल भी याद नहीं करना तुमको, लेकिन समझना है कि आखिर है क्या ये। देखो ये जो इतना बड़ा चीज है ना, इतना बड़ा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये तुम्हारा इसका डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है डीपर्सनलाइजिंग का। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो फॉलेट ने दिया है, मेरी पार्कर फॉलेट ने दिया है। इसका मतलब क्या होता है मैं ये वो समझाऊंगी, चलो आ जाओ। मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ए भी काम कर रहे हैं और बी भी काम कर रहे हैं और सी भी काम कर रहे हैं और डी भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मैनेजर है, ठीक है ना। तो मैनेजर जो है ना, तो मैनेजर को इससे दुश्मनी है, बी से दुश्मनी है। तो मैनेजर जो है ना, इन लोगों को जो ऑर्डर देगा ना, इन लोगों को ऑर्डर देगा तो अच्छे से देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनसे कोई इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये बस नॉर्मली हाँ काम करते, बस इनका जो काम है दे दिया, भाई आप इतना काम करो, ऐसे करो ऐसे करो। और इससे ये अच्छा बिहेव नहीं करता, दम खड़वा के बोलेगा, दम डांट के बोलेगा, तुमको इतना करना है, इसको ज्यादा काम दे देगा, ऐसे करना है वैसे करना है। तो यहाँ पे फॉलोड बोली ना कि एक
एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनलाइज ऑर्डर नहीं चलेगा। आप जो बी को ऑर्डर दे रहे ना वो पर्सनलाइज ऑर्डर है। क्यों? आपका उससे पर्सनली लड़ाई है ना, इसको आप बाहर रखिए। आप पर्सनलाइज होकर ऑर्डर मत दीजिए। फॉलिड बोल रहे हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनलाइज ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखो पर्सनलाइज को अगेंस्ट है ये, क्योंकि एम क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा तो पर्सनलाइज होके, उसको पर्सनली उससे दुश्मनी है ना, तो उसको चिल्ला के गुस्सा के ऑर्डर दे रहा, अच्छे से नहीं दे रहा। तो आप उसको पर्सनलाइज होके ऑर्डर ना दें, ठीक है? आप उसको डीपर्सनलाइज होके ऑर्डर दें, ठीक है? आप उसको डीपर्सनलाइज, आप भूल जाए कि मेरा उससे क्या रिलेशन है, बाहर निकल के आप उससे पर्सनलाइज जो भी आपका रिलेशन आप उससे समझिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पर्सनलाइज होकर रहना होगा, इतना याद रख लीजिए। अब यहाँ समझो क्या बोल रही है। फॉलेट आर्ग्यू करती है कि ऑर्डर शुड नॉट बी सीन एज ए कमांड फॉर ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा ना तो कमांड समझ के ना दे। इंस्टीड दिस शुड बी व्यू द रिस्पॉन्स समझ के दे। लॉ ऑफ सिचुएशन, औसत सिचुएशन होना चाहिए। दिस मीन्स बोथ मैनेजर एंड एम्प्लॉय शुड कोलैबोरेटिव रिलेशन होना चाहिए। डीपर्सनलाइज ऑर्डर होना चाहिए। एनालाइज द सिचुएशन, एग्री, नेसेसरी एक्शन, दोनों का ही एक्शन। अब देखो जब मैनेजर बी को डांट के देगा तो बी उससे अच्छा, मैनेजर से अच्छा रिलेशन रखेगा? नहीं रखेगा, है ना? अच्छा रिलेशन ही रखेगा, क्योंकि आप उसको पर्सनलाइज होकर ऑर्डर दे रहे, क्योंकि आपको उसे पर्सनली दुश्मनी है ना? तो आप उसका खुन्नस निकाल रहे हैं, है ना? आप उसको ज्यादा काम दे रहे हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना होगा, बल्कि आपको डीपर्सनलाइज होकर ऑर्डर देना होगा, ठीक है? डीपर्सनलाइज का ऑर्डर समझ में आ गया? पर्सनलाइज नहीं बोल रहे हैं, डीपर्सनलाइज। मेरी पार्कर फॉलो डीपर्सनलाइज को सपोर्ट कर रहे हैं, पर्सनलाइज ऑर्डर को वो रिजेक्ट कर रहे हैं, वो पर्सनलाइज नहीं डीपर्सनलाइज बोल रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको ऑर्डर देना है तो डीपर्सनलाइज होकर ऑर्डर दीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब दूसरा कॉन्सेप्ट में समझा रही हूँ। अच्छा मेरा लैपटॉप चार्ज हो गया, एक सेकंड रुको तो मुझे मोबाइल चार्ज में लगा। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर किसने दिया, तो मेरी पार्कर फॉलिट, है ना? तो ये क्या है? डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर क्या है कि आप किसी से पर्सनलाइज होकर ऑर्डर ना दे, है ना? आप उसको कमांड समझ के ऑर्डर ना दे, है ना? रिस्पॉन्स समझ के दे, ठीक है? ये वाला। अब आ जाओ, आवाज आ रही है ना क्लियर? ठीक है, अब चलो दूसरा, अब पावर के बारे में बोलेंगे। देखो ये बोलती है ना, सी डिफाइंड पावर एज ए एबिलिटी टू मेक, सॉरी रुक जाओ मुझे ये डिलीट करने दो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आ जाओ, ओ माय गॉड, चलो आ जाओ। सी डिफाइंस पावर एज द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन। बोला कि पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब टू बी कॉजल एजेंट टू इंटी इनिशिएट चेंज। बोला पावर का मतलब है कि अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है कि तुम किसी से कोई चीज करवा पाओ तो वो पावर है। मान लो कि मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मेरे एक गिलास पानी लेकर आओ और तुम मुझे लाके पानी दे रही हो, तो मैं क्या करवाई, मैं तुमसे कुछ करवा रही हूँ, कोई चीज करवा रही हूँ, है ना? तो वो क्या हो गया? पावर है। तुम कॉजल एजेंट हो, है ना? मतलब तुम किसी से कुछ करवा पा रही, तुम चेंज करवा पा रही हो। मान लो कि तुम्हारा माइंड क्या है, तुम्हारा माइंड तुम्हारा आइडियोलॉजी को मैं चेंज कर पा रही हूँ, ठीक है ना? मानो तुम जिस धर्म को फॉलो करती हो, अब मैं क्या करूँ, मैं तुमको मैनिपुलेट करके चेंज कर दूं कि तुम इस धर्म को ना फॉलो करो, तुम दूसरा धर्म को फॉलो करो। मेरे अंदर वो पावर है कि मैं तुम्हारे आइडियोलॉजी को चेंज कर दी, है ना? तो वो है पावर। ये बोल रही तुम्हारा कौन? मेरी पार्कर फॉलिट, ठीक है ना? तो इन्होंने बोला कि पावर दो तरह का होता है, एक होता है पावर विथ, ठीक है, एक होता है पावर ओवर। तो ये बोल रही ना कि पावर जो ओवर है ना वो कोहर्सिव पावर होता है। मतलब जब तुम किसी को मार धाड़ कर, मान लो कि तुम्हारी मम्मी या तुम अपनी छोटी बहन को बोली कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, वो बोली कि मैं नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगी, तो तुम क्या कि तुम उसको उठकर दो पड़ाका मार दी, जाओ पानी लेकर आओ। तो जो वो तुम्हारे डर से गई पानी लाने के लिए कि मेरे को दीदी मारेगी, है ना? तो वो कोहर्शन हो गया, यानी डर, खौफ। तुमने फिजिकल फोर्स का यूज किया, है ना? तो जब डर से तुम कोई काम करवा रही हो ना उसको बोलेंगे पावर ओवर।
ठीक है ना। जब कोई डर से तुम काम करवा रही हो, तुम मार धाड़ कर कोई काम करवा रही हो, तो वो पावर ओवर हो गया। पावर विथ का मतलब हो गया कि जब तुम किसी को मैनुपुलेट करवा रही हो, मान लो कि तुम अपनी सिस्टर को बोली, वही सिस्टर वाली स्टोरी सुना रही हो कि जो मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो वो बोली कि नहीं मैं नहीं लाऊंगी, तो तुम बोलेगी अरे तुम बोलेगी मेरी सिस्टर कितनी अच्छी है, मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मानती है, मेरे लिए तो हर काम करने के लिए, अपनी दीदी के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहती है। अब ये सुन के कि मेरी सिस्टर में मुझे मेरी तारीफ कर रही है, वो सुन के तुम्हारी बात सुन के चल गई पानी लाने के लिए, तो पावर विथ है। क्यों? तुमने उसको मैनुपुलेट किया। ठीक है ना। तो यहाँ इसको बोलेंगे कोएक्टिव पावर। ठीक है। तो मेरी पार्कर फॉलिट कौन सी पावर को सपोर्ट करती है? तो वो पावर विथ को सपोर्ट करती है। ठीक है। यानी ये वाला हुआ जो पॉजिटिव पावर है। अच्छा, इसको पॉजिटिव पावर भी बोलेंगे, इसको नेगेटिव पावर बोलेंगे। क्यों? पॉजिटिव पावर में क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम मैनुपुलेट करके अच्छे से फोर्स का यूज करके नहीं काम करवा रही हो, जबकि पावर ओवर में क्या कर रही हो, तुम किसी चीज को यूज कर मार रही हो, पीट रही हो, फिजिकली फोर्स यूज कर रही हो, तब किसी से काम करवा रही हो। ठीक है ना। तो वो कोहर्शन पावर है। अब मेरी पार्कर फॉलिट किसको सपोर्ट कर रही है? पावर विथ को, जो बहुत इंपॉर्टेंट